देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर। हाँ ना। अच्छा देखो, हम लोग सर्विस कॉस्टिंग कर रहे थे, कंप्लीट तो हुआ नहीं अभी तक हम लोग का। इलास्ट्रेशन 12 तक हुआ है, तो एक बार चेक करते हैं यहाँ पर हम लोगों ने कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिया है। देखो एक बार पूरा हम लोग देख लेते हैं। इलास्ट्रेशन 1 हम लोगों ने कर लिया है, 2 भी हो गया है, 3 मतलब बीच में कुछ छूट गया कि वो देख लेते हैं। 4th नंबर भी किया है हम लोगों ने। तुम लोग बताना अगर कुछ हम गलत बोल रहे हैं तो, मतलब अगर कुछ हमारा बाकी है तो। 5th ये भी हो गया था, 6th भी हो गया, 7 भी हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद 8 नंबर भी हम लोगों ने लास्ट दिन किया था, ठीक है। 9th नंबर वाला भी किया हम लोगों ने प्रोजेक्ट का। 10th जो है टोल का, ये भी किया, लास्ट दिन ही किया था। 11 बाकी है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये लगभग 1 घंटा लग जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आसान है लेकिन बहुत सारा इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग एकदम लास्ट में ही करेंगे, लास्ट दिन। यहाँ पर 11, इसके बाद हम लोगों ने 12 वाला ये भी कर लिया। ये हम लोग का एक इंश्योरेंस सेलिंग वाला था। अच्छा अब ये 13 वाला भी हो गया था, ये लोन का था, ठीक है। 14 वाला एक पावर स्टेशन का था जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर ये वाला शायद हम लोग का बाकी है। ये वाला कर लिया था ना हम लोगों ने, हाँ ये कर लिया था। ये 14th नंबर वाला हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है और ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये कर लेंगे और टाइम बचेगा तो 11 वाला करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा देखो इसमें क्या बोला है, मिस्टर एक्स ओन्स ए बस विच रन्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। तो ये ना हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन पे क्वेश्चन है, क्योंकि देखो हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर में क्वेश्चन देखा ना। एक हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक हम लोग का जो है लोन डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट, बहुत सारा अलग अलग था, टोल रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये वाला हम लोग का जो है एकदम स्टार्टिंग में जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उस टाइप का है। यहाँ पर जो है देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स जो है इनका एक बस है, ठीक है, खुद का बस है और ये कुछ ऐसे शेड्यूलिंग में चलता है। क्या बोला है, बोल रहा है दिल्ली से चंडीगढ़ एंड बैक ऑन द सेम डे। दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है ये वाला बस जो है, और वापस चंडीगढ़ से दिल्ली भी आ जाता है। डिस्टेंस बोल रहा है 250 किलोमीटर वन वे, मतलब जब दिल्ली से चंडीगढ़ जाएगा तो 250 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ेगा। फिर चंडीगढ़ से जब दिल्ली आएगा फिर से 250 किलोमीटर जो है ट्रेवल करना पड़ेगा। ऐसा ये बस कितने दिन करता है, नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, मंथ में 8 टाइम्स, ठीक है। मतलब मंथली 8 बार ऐसा होता है कि ये बस दिल्ली से जो है चंडीगढ़ जाता है और चंडीगढ़ से दिल्ली रिटर्न आता है, ठीक है। सीटिंग कैपेसिटी ऑक्युपाइड, मतलब बस में जितने भी बैठने के सीट है उसमें 90% ऑक्युपाइड होता है। मतलब अगर 100 सीट है तो उसमें से 90 सीट फिलअप रहता है, बाकी 10 सीट फिलअप नहीं रहता है, ठीक है। ये बताया गया है। और दिल्ली से चंडीगढ़ का जो जर्नी है वो मंथली 8 ही बार होता है। फिर देखो दिल्ली से आगरा एंड बैक, दिल्ली से आगरा जाता है बस, फिर आगरा से दिल्ली बैक करके भी आता है। और ये डिस्टेंस बोल रहा है 210 किलोमीटर, यानी 210 किलोमीटर जाना भी है, 210 किलोमीटर आना भी है। क्योंकि देखो एक्चुअली इनका मिस्टर एक्स का जो मेन डेस्टिनेशन वो तो दिल्ली है। अब दिल्ली से बस चंडीगढ़ भी जाता है, दिल्ली से बस आगरा भी जाता है, और ये नीचे देखो दिल्ली से जयपुर भी जाएगा, ये दे रखा है, ठीक है। तो ये 3 जगह ये इनका ये बस जाता है, जिसमें से दिल्ली से चंडीगढ़ जो है मंथली 8 टाइम्स जाता है, और दिल्ली से आगरा जो है वो 10 टाइम्स जाता है। ये देखो ईच मंथली 10 बार जो है आगरा ट्रिप करता है। फिर यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी बोला है देखो 85%, ठीक है। 85% सीटिंग कैपेसिटी है, मतलब अगर 100 सीट है अवेलेबल तो 85 सीट में ही जो है पैसेंजर ऑक्युपाइड करते हैं, मतलब 85 सीट ही जो है हम लोग का फिलअप होगा, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। अच्छा उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, दिल्ली से जयपुर जाके फिर लौट के आना सेम डे में। देखो ये सभी सेम डे में है, मतलब दिल्ली से चंडीगढ़ चले जाता है बस, फिर चंडीगढ़ से दिल्ली आ जाता है, सेम डे में ही आ जाता है। आगरा वाला भी सेम डे में और जयपुर भी सेम डे में। तो दिल्ली से देखो जयपुर जाएगा
जो कि डिस्टेंस है 270 किलोमीटर, फिर जयपुर से दिल्ली आ जाएगा। ऐसा मंथली 6 टाइम्स होता है। सीटिंग कैपेसिटी 100%, मतलब दिल्ली से जयपुर जो जा रहा है इसमें 100% सीट ऑक्युपाइड होता है। मतलब अगर 100 सीट है, 100 सीट का 100 सीट ही फिलअप हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोला है यहाँ पर। फिर यहाँ पर यहाँ पर बोला है कि फॉलोइंग आर द अदर डिटेल्स, बाकी कुछ और डिटेल्स दिया है। कॉस्ट ऑफ द बस, मतलब जो बस है उसका कॉस्ट बोल रहा है 12 लाख। ठीक है, फिर बोल रहा है सैलरी ऑफ द ड्राइवर 24,000 पर मंथ, सैलरी ऑफ द कंडक्टर 21,000 पर मंथ, सैलरी ऑफ द पार्ट टाइम अकाउंटेंट 5,000 पर मंथ, इंश्योरेंस ऑफ द बस 4,800 पर एनम। ठीक है, ये पॉइंट टू बी नोटेड होना चाहिए। देखो सब मंथ, ये तो बस का कॉस्ट है, छोड़ो, ये मंथ में था, ये मंथ में था, ये मंथ में था, लेकिन ये है ईयर में। ठीक है, फिर यहाँ पर बोल रहा है डीजल कंजम्पशन 4 किलोमीटर पर लीटर एट 56 पर लीटर। इसका मतलब है कि डीजल कितना कंज्यूम करता है, बस बोल रहा है कि 4 किलोमीटर जाने के लिए 1 लीटर तेल लगता है। देखो बोलो, बोल रहा है पर लीटर। ठीक है, इसका मतलब 4 किलोमीटर जाने के लिए 1 लीटर तेल का जरूरत है, जैसा इस क्वेश्चन में बोल रखा है। डीजल मतलब डीजल का जरूरत है। ठीक है, 1 लीटर डीजल का जरूरत हो जाएगा। अगर 1 लीटर डीजल भरा हुआ है तो 4 किलोमीटर बस चलेगा। अब बोल रहा है डीजल का कॉस्ट 56 पर लीटर है। ठीक है, और 1 लीटर डीजल का जो प्राइस है वो चल रहा है 56। अब इससे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने बोलेगा, यही बोलेगा कि बोलो एक एक पैसेंजर से हम लोग फेयर क्या लेते हैं, या फिर पैसेंजर को 1 किलोमीटर लेके जाने का कॉस्ट क्या है, इसमें से कुछ भी एक पूछेगा। तो हम लोग को डीजल का कॉस्ट चाहिए होगा। जब हम लोग क्वेश्चन को इसका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमें डीजल का कॉस्ट चाहिए होगा। तो 1 लीटर डीजल का कॉस्ट तो हमें पता है। अब हमें ये पता करना पड़ेगा बस जो ये मंथली एक बार मतलब 8 बार आगरा जाता, नहीं 8 बार आगरा नहीं, 8 बार चंडीगढ़ जाता है, 10 टाइम्स आगरा जाता है और 6 टाइम्स जो जयपुर जाता है, तो इसमें इसका तेल कंजम्पशन कितना होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे। जितना जो है डिस्टेंस कवर होगा उतना ही तेल का कंजम्पशन होगा। अब रोड टैक्स भी बोला है, देखो ये भी पर एनम दे दिया है 15,915। लुब्रिकेंट ऑयल दिया है 10 पर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का है 10 रुपए करके लुब्रिकेंट ऑयल जो यूज होता है। परमिट फी दिया है, रिपेयर्स मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन ऑफ द बस बोल दिया है, कैसे लगाना है 20% पर एनम। सीटिंग कैपेसिटी है 50%, मतलब जो बस का बात हो रहा है उस बस में टोटल 50% बैठ सकते हैं, टोटल 50 सीट है। पैसेंजर टैक्स इज 20% ऑफ द टोटल टेकिंग्स, मतलब पैसेंजर से टैक्स लिया जाता है। तो टोटल टेकिंग्स यानी सेल्स वैल्यू जो होगा उस पे 20%। मतलब मान लो किसी का अगर फेयर 100 हो रहा है, मान लो कोई भी एक डिस्टेंस ट्रेवल करने का अगर फेयर यानी भाड़ा वो अगर 100 हो रहा है, तो पैसेंजर जो 100 पे करेगा वो तो पैसेंजर के लिए कॉस्ट है, लेकिन ये बस वाले के लिए तो वही उसका सेल वैल्यू है। मतलब मान लो बस वाले ने किसी का 100 रुपए का टिकट बनाया, ठीक है, तो उस पे वो टैक्स रखेगा 20 रुपीज बोल दिया है। देखो 20% ऑफ द टोटल टेकिंग्स, टेकिंग्स का मतलब सेल्स, तो अगर सेल्स 100 रुपए है तो टैक्स 20 लगा के 120 हो जाएगा विथ टैक्स सेल्स वैल्यू। कैलकुलेट करने क्या बोला है, बस फेयर, वही हम बता रहे थे। देखो ऐसा ही बोलता है नॉर्मली, बस फेयर मतलब बस का भाड़ा कितना होगा टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर, एक एक पैसेंजर से कितना बस फेयर लिया जाएगा टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन टोटल टिकट, ताकि सेल पे 30% प्रॉफिट अर्न कर पाए ये मिस्टर एक्स। ठीक है, द फेयर्स आर टू बी इंडिकेटेड पर पैसेंजर फॉर द जर्नी। फेयर हमें कैसे निकालना है, पर पैसेंजर फॉर द जर्नी। दिल्ली से आगरा, दिल्ली से चंडीगढ़ का फेयर निकालना है, दिल्ली से आगरा का फेयर निकालना है, दिल्ली से जयपुर का फेयर निकालना है। एक पैसेंजर अगर दिल्ली से चंडीगढ़ जाएगा तो वो कितना फेयर देगा, एक पैसेंजर अगर दिल्ली से आगरा जाएगा तो कितना फेयर देगा, अगर दिल्ली से जयपुर जाएगा तो कितना फेयर देगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, अब हम लोग अगर फेयर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा टोटल कॉस्ट पर मंथ। ठीक है, टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल सेल वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सेल्स वैल्यू
पर मंथ में ये बस कितना सेल कर लेता है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, पैसेंजर किलोमीटर मतलब पूरे मंथ में पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ, पूरे मंथ में टोटल कितने किलोमीटर पैसेंजर गए हैं। ठीक है, उससे अगर हम लोग टोटल सेल्स वैल्यू को डिवाइड कर देंगे टोटल सेल्स वैल्यू से उसको, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो हमें क्या मिल जाएगा, कितना करके फेयर है। ठीक है, जैसे मान लो कि बस को पूरे मंथ में चलाने का खर्चा हुआ सपोज कि 10,000, एक एग्जांपल दे रहे हैं, उससे ज्यादा ही है, हमें एक एग्जांपल दे रहा है कि टोटल सेल्स वैल्यू मतलब पूरे मंथ में टिकट वगैरह सेल करके मिस्टर एक्स का अर्निंग हुआ 10,000 और उन्होंने ये चेक करके देखा कि पूरे मंथ में उन्होंने कितने पैसेंजर को कितना किलोमीटर लेके गए। तो उन्होंने देखा कि पैसेंजर को वो जो है 100 किलोमीटर लेके गए हैं। ठीक है, तो इतना खर्चा हुआ है इतना किलोमीटर जाने का, तो एक एक किलोमीटर जाने का कितना खर्चा हो जाएगा, 100 रुपीज करके। ठीक है, तो इसका मतलब सेल्स वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 पर पैसेंजर को हम लोग का जो है फेयर हो जाएगा 100 रुपीज करके। तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, हम लोग को ये पता करना है कि टोटल सेल्स वैल्यू कितना है, फिर डिवाइड कर देंगे कितने पैसेंजर को लेके जाने के लिए ये सेल्स वैल्यू हम लोग का आया, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना करके हो रहा है एक पैसेंजर का जो है फेयर। अब दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू जयपुर, ये कैसे कैलकुलेट होगा वो क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बस पूरे मंथ में, क्योंकि ये मंथली डेटा है, ये सब क्योंकि मंथली डेटा है, ये जो बस का जर्नी है पूरे मंथ में बस कितना किलोमीटर गया है और कितना पैसेंजर किलोमीटर गया है, ये दो ही चीज हमें फाइंड आउट करना पड़ता है जो ट्रांसपोर्ट वाला क्वेश्चन होता है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर मंथ पहले ये निकालना पड़ेगा। जब तक हम लोग ये नहीं निकालेंगे डीजल का कॉस्ट भी नहीं निकाल पाएंगे कि डीजल का कितना खर्चा आएगा मंथली। तो मंथली बस जितना जो है डिस्टेंस कवर किया उतना ही आएगा। तो पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक महीने में बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया या फिर कितना ट्रेवल किया, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ऐसे करके होगा, तुम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो, तुम लोगों से ही पूछ लेंगे। देखो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ पर क्या वर्किंग नोट बनाएंगे, टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर्ड पर मंथ। ठीक है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। ये देखो एक लिख लेते हैं बस रूट। ठीक है, अलग अलग रूट था, एक रूट था हम लोग का दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली टू चंडीगढ़। अच्छा, दूसरा था दिल्ली से आगरा, और नेक्स्ट है दिल्ली टू जयपुर। अच्छा, अब तुम लोग मुझे बताओ कि पूरे 1 मंथ में दिल्ली से चंडीगढ़ जब बस 8 बार जाता है तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, बता सकते हो। दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है फिर वापस आना है तो कितना किलोमीटर होगा। देखो दिल्ली से चंडीगढ़ बस चला गया, कितना किलोमीटर चला गया, 250 किलोमीटर। फिर सेम डे में वापस भी आ रहा है तो कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है एक दिन में बस, बता सकते हो। 500। हाँ, 250, सॉरी 500, 250 इंटू 2 कितना ट्रेवल करता है, 250 गया 250 आया तो 500 किलोमीटर। ठीक है, 500 किलोमीटर इन 1 डे, एक दिन में। ठीक है, तो ऐसा ये यहाँ पर बता दिया है कि दिल्ली से चंडीगढ़ का रूट यूज होता है 8 डेज, 8 डेज पर मंथ। ठीक है, तो 1 डे में अगर 500 किलोमीटर जाता है तो 8 डेज में कितना किलोमीटर जाता होगा, 4000। 4000, हाँ 4000 वही लिखना है बस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किलोमीटर पर मंथ। तो कैसे निकलेगा, इसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर डिस्टेंस। एक काम करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, सभी में एक ही जैसा होगा। डिस्टेंस कवर्ड इन
1 डे, ठीक है, जैसे हम लोगों ने समझा वैसे ही निकालेंगे, रूल्स कुछ नहीं होता है, तुम लोग जैसा चाहो वैसा कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे इनटू नंबर ऑफ डेज ट्रेवल इन ए मंथ, ऐसे करके तो हम लोगों ने निकाला ना, इनटू हो जाएगा यहाँ पर, बस यही लिखने से हो जाएगा। देखो तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिल्ली टू चंडीगढ़ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, तो 250 इंटू 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, ठीक है। एक दिन में जो है 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है बस, और 1 मंथ में कितना दिन ऐसा होता है, 8 दिन ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 4000 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब 4000 किलोमीटर पर मंथ जो है दिल्ली से चंडीगढ़ का डिस्टेंस बस कवर कर लेता है। सेम तरीके से दिल्ली से आगरा और दिल्ली से जयपुर वाला भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो तुम लोग बताओ दिल्ली से आगरा वाला क्या होगा। दिल्ली से आगरा का भी सेम कंसेप्ट है, दिल्ली से आगरा जाना है, सेम डे पे वापस भी आना है, तो एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर होता है, 420। हाँ 210 इंटू 2, 210 इंटू 2 किलोमीटर, 210 किलोमीटर जाना है, 210 किलोमीटर वापस आना है, और मंथली ये 10 टाइम्स होता है, तो इंटू कितना हो जाएगा 10, तो कितना होगा ये 4200, ठीक है। तो इसका मतलब बस जो है दिल्ली से आगरा पूरे मंथ में दिल्ली से आगरा जो है ये डिस्टेंस कवर करती है 4200 किलोमीटर पर मंथ, ठीक है। अच्छा अब दिल्ली से जयपुर, देखो दिल्ली से जयपुर जाना भी है वापस भी आना है, 270 किलोमीटर वन वे, बता दिया ना, वन वे मतलब 270 किलोमीटर जाना है फिर 270 किलोमीटर आना है, तो पर डे कितना किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, पर डे कितना किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, 270 किलोमीटर जाना है, 270 किलोमीटर आना भी है, 540। हाँ 540, और ऐसा 6 डेज होगा मंथली, तो 540, ओ नहीं हम तो ऐसे नहीं लिख रहे ना, मुझे कैसे लिखना है 270 इंटू 2, 270 इंटू 2 इंटू 6 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये डेज है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करने से 3240। 3240, कैलकुलेटर हैंग कर दिया, तो छोड़ो, ठीक है। टोटल करके देखो कितना हो रहा है, टोटल डिस्टेंस 1 मंथ में कितना हो रहा है, टोटल करके देखो। कैलकुलेटर ओपन नहीं हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद ओपन होगा तो हम देखते हैं, तुम लोग बताओ तब तक कितना होगा। 4000 4200 मतलब कितना 8200, 8 और इधर हो गया हम लोग का 3, कितना हो जाएगा 11,440। 11,440। अच्छा 11,440 किलोमीटर पर मंथ, मतलब क्या हो गया, मिस्टर एक्स के पास एक बस है, ठीक है, ये एक बस है, ये पूरा ही हैंग कर, अच्छा ठीक है, ठीक है, देखते हैं कैलकुलेटर, हाँ अब खुल रहा है, हैंग कर गया था। अच्छा देखो, तो मिस्टर एक्स के पास एक बस है, ठीक है, जिस बस को वो 3 रूट में चलाते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से आगरा, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़ 8 दिन, दिल्ली से आगरा 10 दिन, दिल्ली से जयपुर 6 डेज, ऐसे चलता है। और डिस्टेंस के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर होता है, तो इससे ना हमें डीजल कॉस्ट भी मिल जाएगा, अगर बस पूरे मंथ में इतना किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो कितना डीजल का खर्चा होगा, ठीक है, क्योंकि जितना बस चलेगा तेल उतना ही यूज होगा, अगर बस चलेगा ही नहीं तो तेल का यूज नहीं होगा। अच्छा बस जितना चलेगा उतना ही डीजल का खर्चा होगा, उससे पैसेंजर का कोई लेना देना नहीं है, बस में पैसेंजर बैठे ना बैठे, अगर बस रन कर रहा है तो डीजल का खर्चा तो होना ही है, यानी डीजल का खर्चा और लुब्रिकेटिंग ऑयल का खर्चा अगर हम लोग के डिस्टेंस ट्रैवल पे है वो इसी पे निकलना चाहिए। ये देखो ये जो डीजल और ये लुब्रिकेंट ऑयल का खर्चा है वो भी डिस्टेंस कवर पे है, कैसे पता चला, देखो 100 किलोमीटर जाने से 10 रुपीज का खर्चा होता है, मतलब वो किलोमीटर कवर करता है, मतलब किलोमीटर ट्रैवल करता है तभी जाके इसका खर्चा होता है। अच्छा अब हमें और एक चीज कैलकुलेट करना होता है, ये तो हम लोग का जो है नॉर्मल यूनिट निकल गया, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ, ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा पैसेंजर किलोमीटर का मतलब क्या होता है, पैसेंजर
इंटू किलोमीटर, ये एकदम हम लोग स्टार्टिंग में सीखे थे कॉम्पोजिट यूनिट में, पैसेंजर इंटू किलोमीटर, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कैसे होगा, दिल्ली टू चंडीगढ़, ठीक है, दिल्ली से चंडीगढ़ कितना किलोमीटर ट्रेवल हो रहा है, ये देखो, ये हम लोग पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ निकाल रहे हैं, तो ये सब भी क्या हो जाएगा, पैसेंजर इंटू किलोमीटर, ये सभी पर मंथ वाला बात हो रहा है। तो दिल्ली से चंडीगढ़ मंथली कितना किलोमीटर ट्रेवल होता है, 4000, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4000, तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू 4000 किलोमीटर पर मंथ, और पैसेंजर कितना कैरी होता है वो यहां से मिल जाएगा। ये देखो बोल रहा है कि 90% ऑक्यूपाई रहता है, तो पहले ये देख लेते हैं कि बस में कितने लोग बैठ सकते हैं। यहाँ बोला था कि बस में कितने लोग बैठ सकते हैं, सीटिंग कैपेसिटी कहाँ चला गया, कहीं तो था, ये देखो 50%, ठीक है, टोटल 50% है, उसमें से यहाँ पर 90% सीटिंग कैपेसिटी है ये वाले केस में, तो 50 इंटू 90%, ठीक है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पैसेंजर, तो देखो 50 में से अगर 90% पैसेंजर जो है सीट ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसका मतलब 45 सीट जो है हम लोग का फुलफिल रहता है, और डिस्टेंस कवर हो, देखो सीट पूरा फुलफिल हो या ना हो, दिल्ली से चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है वो तो बस को ट्रैवल करना ही पड़ेगा, चाहे एक पैसेंजर बैठे या दो बैठे, ठीक है। तो हम लोग का 45 पैसेंजर है, और कितना किलोमीटर ट्रैवल करेंगे वो, ये हो गया 1,80,000, ठीक है। इसका मतलब ये आ जा रहा है हम लोग का 1,80,000 पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ, ये क्या निकल के आ गया, पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग बाकी का भी कैलकुलेट करेंगे, दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू आगरा, यहाँ पर हो जाएगा वही 50 पैसेंजर बैठ सकते हैं, क्योंकि सेम बस है, सीटिंग कैपेसिटी जो है 50, अब देखते हैं कितने लोग बैठे हैं, 85% यहाँ पर फुलफिल होता है, और डिस्टेंस कवर है हम लोग का 4200 किलोमीटर पर मंथ। तो देखते हैं कितना आएगा, 50 इंटू 85% इंटू 4200, 178 500 पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ। अच्छा, इसके बाद दिल्ली टू जयपुर, 50 इंटू कितना होगा, 100%, ठीक है। अच्छा, जयपुर का डिस्टेंस है 3240, मंथली 3240 जो है कवर किया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 50 का 100% 50 होगा, 3240, तो ये हो गया हम लोग का 1,62,000 पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ। अब टोटल करके देखो कितना आ रहा है, $5,20,500 है ना, देख लो सही आया कि नहीं एक बार। ठीक है, तो हम लोगों ने दो चीज निकाला, मंथली कितना डिस्टेंस कवर होता है और मंथली कितना पैसेंजर किलोमीटर ट्रेवल होता है, ठीक है। पैसेंजर के साथ देखें तो कितना किलोमीटर ट्रेवल हो रहा है विथ पैसेंजर, और ओनली बस ट्रेवल हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा कि ये बस को पूरे मंथ में चलाने का खर्चा कितना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट, या फिर तुम लोग लिख सकते हो सिंपल कॉस्ट स्टेटमेंट बोल के भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स रुपीस, और जैसे मैंने तुम लोग को बोला है, जो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन है उसमें हमें कॉस्ट को फिक्स्ड, वेरिएबल और जो है रिपेयर्स मेंटेनेंस, ये तीन पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो तुम लोग मुझे बताओगे
कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन कौन सा होगा। जैसे पहला यहाँ पर देखते हैं कॉस्ट ऑफ द बस। कॉस्ट ऑफ द बस से हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन हम लोग क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पर हमें बोला है 12% पर एनम लगाने के लिए। ये देखो यहाँ पर बोला था, कहाँ चला गया, हाँ 12 नहीं 20%। ये देखो कुछ बोला नहीं है कौन सा मेथड है, तो हमें यहाँ पर मेथड नहीं भी बोले तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि बस चले या ना चले। मेरा अगर डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो फिक्स्ड होगा, तो बोलो बस चलने पे, बस अगर 1 मंथ बंद भी रहता है तो भी तो बस पे डेप्रिसिएशन लगेगा ही, तो डेप्रिसिएशन हम लोग का क्या होगा, फिक्स्ड या वेरिएबल, बोलो। फिक्स्ड। फिक्स्ड होगा, ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन हम लोग मंथली कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सारा डेटा मंथली कैलकुलेट करेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल तो हमें मंथली दिया हुआ है, हम लोग या तो सारी चीजों को ईयरली कन्वर्ट करो या मंथली। अब ईयरली करने में इसमें 12 मल्टीप्लाई करो तो ये डेटा कितना ह्यूज अमाउंट होगा, ठीक है, यहाँ भी 12 मल्टीप्लाई करोगे ह्यूज अमाउंट होगा। उससे बेटर है कि हम लोग इसको मंथली ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन बोलो कितना होगा, कॉस्ट है 12 लाख, डेप्रिसिएशन लगाना है 20% पर एनम। तो अगर हम लोग 12 लाख पे, ये देखो अगर हम लोग 12 लाख पे 20% पर एनम लगाते हैं तो ये हमें ईयरली डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो मंथली कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 12। डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो मंथली के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 12, ये लिख दिया मैंने। डिवाइडेड बाई 12 करने से हमें मंथली मिल जाएगा। देखो सिंपल है, 12 लाख का जो है एसेट का वैल्यू है, बोला है डेप्रिसिएशन लगाना है हम लोग को 20% पर एनम, तो पर एनम मतलब ईयरली, तो जब 20% लगाएंगे तो ईयरली डेटा निकल गया। अब डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 20,000 हम लोग का पर मंथ जो है डेटा कैलकुलेट होके आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद सैलरी ऑफ द ड्राइवर, ये क्या होना चाहिए, फिक्स्ड या वेरिएबल, बोलो। सैलरी, अब बस चलेगा तो ही सैलरी देंगे ऐसा नहीं होता, ये सब कॉमर्शियल बस है, ठीक है। अगर एक ड्राइवर नहीं आएगा तो दूसरा बैकअप रखा हुआ रहता है, क्योंकि रूट में जो बस चलता है ना वो नॉर्मली चलता ही है, क्योंकि देखो वो तो इनकम के लिए करते हैं ना, ये तो कॉमर्शियल है। तो फिर नॉर्मली जो है कुछ स्पेशल रीजन के अलावा अगर बस चल रहा है तो कोई ना कोई ड्राइवर से वो लोग बस चला ही लेंगे, ठीक है। तो सैलरी ऑफ द ड्राइवर क्या होना चाहिए, फिक्स्ड या वेरिएबल, फिक्स्ड। फिक्स्ड होगा। अच्छा, सैलरी ऑफ द कंडक्टर, सैलरी दे रहे हैं वैसे भी, बोलो क्या होना चाहिए, कंडक्टर तो होगा ही ना बस में, बोलो। फिक्स्ड। फिक्स्ड, ठीक है। सैलरी ऑफ द पार्ट टाइम अकाउंटेंट, पार्ट टाइम अकाउंटेंट को सैलरी दे रहे हैं, हाँ पार्ट टाइम है मतलब वो पूरा होल टाइम ड्यूटी नहीं देता है, लेकिन सैलरी तो मिलता है। तो बस चलने के साथ क्या है, बस चले या ना चले अकाउंटेंट को तो सैलरी देना ही है, तो क्या होगा, फिक्स्ड या वेरिएबल, बोलो। फिक्स्ड। फिक्स्ड होगा। अच्छा, इंश्योरेंस, हाँ फिक्स्ड। इंश्योरेंस बोलो, बस का इंश्योरेंस, बस का इंश्योरेंस जो करवाना पड़ता है, अब बस चला रहे हो तो ही इंश्योरेंस दोगे, नहीं तो नहीं दोगे, या फिर हमेशा देना है, अगर देना है तो फिक्स्ड होगा, बोलो। बस का इंश्योरेंस करवा रखे हो तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना पड़ेगा ना, बस अगर 2 महीना बंद रखे हो नहीं चला रहे हो तो क्या इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा, फिक्स्ड होगा मेरा। फिक्स्ड होगा, करेक्ट। और डीजल कंजम्पशन, डीजल का क्या होगा, फिक्स्ड या वेरिएबल, बस चलने से भी डीजल यूज होगा, बंद रहने से भी होगा, या फिर सिर्फ चलने से होगा, उसके ऊपर डिपेंड करके आंसर। डीजल का वेरिएबल। वेरिएबल। अच्छा, रोड टैक्स कैसे होगा, ऐसे थोड़ी है कि आज बस रोड पे चला तो ही रोड टैक्स देंगे। रोड टैक्स नॉर्मली कैसे दिया जाता है, वो सब ना ईयरली बेसिस होता है कि ये पूरा रोड टैक्स वगैरह दे दीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम रिन्यू करवाना पड़ता है ना, ऐसे होता है ना सिस्टम। तो रोड टैक्स क्या होगा, फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड होगा, ठीक है। रोड टैक्स ऐसा नहीं है कि बस चलेगा तो ही देंगे, नहीं तो नहीं, अगर व्हीकल रजिस्टर है तो फिर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों ने इतना सारा कैलकुलेट कर लिया, फिक्स्ड वेरिएबल पहले ये लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। तो ये देखो जो भी मंथली है वो तो डायरेक्टली लिख देंगे, जो ईयरली है उसे डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, ठीक है। जो ईयरली है उसे डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, बाकी डेटा एज इट इज लिख देंगे। तो फिक्स्ड में सबसे पहले लिखेंगे सैलरी ऑफ द ड्राइवर, तो यहाँ पर लिखते हैं
सैलरी ऑफ द ड्राइवर, सैलरी ऑफ द ड्राइवर 24,000। फिर हो गया सैलरी ऑफ द कंडक्टर, अच्छा ये है हम लोग का 21,000 पर मंथ। सैलरी ऑफ द पार्ट टाइम अकाउंटेंट, पार्ट टाइम अकाउंटेंट, अच्छा ये वैल्यू है हम लोग का 5,000 पर मंथ, ये भी डायरेक्टली लिख देंगे। अच्छा इसके बाद इंश्योरेंस, ये डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 4,800 पर एनम बोला था, डिवाइडेड बाय 12 यानी 400, ठीक है। अच्छा इंश्योरेंस के बाद डीजल तो वेरिएबल पे लिखेंगे, यानी रनिंग वाले में रोड टैक्स 15,915, रोड टैक्स 15,915 डिवाइडेड बाय 12, शायद पॉइंट में आएगा, देखते हैं। 1326.25, 1326.25। अच्छा ये हम लोग का फिक्स्ड में ये सब चला गया। अच्छा रनिंग में हम लोग का डीजल जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर पीछे हम रनिंग वाला लिख लेते हैं, यहाँ पर रनिंग एक्सपेंस, यहाँ पर आ जाएगा डीजल। अच्छा डीजल का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डीजल का बोल रहा है कि 56 पर लीटर डीजल चल रहा है और 1 लीटर डीजल पे 4 किलोमीटर बस चल जाएगा, ठीक है। अब बस कितना ट्रैवल किया है, बस ने ट्रैवल किया इतना, पैसेंजर से डीजल कंजम्पशन का कोई लिंक नहीं है, बस जितना चलेगा डीजल उतना कंज्यूम्ड होगा। 11,440 किलोमीटर बस चला है, तो 11,440 किलोमीटर चलने के लिए कितना डीजल यूज हुआ होगा, उसी के हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बताओ क्या होगा आंसर, बोलो। डीजल का यहाँ पर ये देखो, ऐसे तुम लोग को खुद ही लिंक करना पड़ेगा, ठीक है, हम तो बता रहे हैं लेकिन एग्जाम में तुम लोग को खुद से समझना पड़ेगा ना। देखो इसके पहले भी मैंने बताया, देखो 4 किलोमीटर चलने पे 1 लीटर डीजल का यूज होता है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर जाने पे कितना डीजल का यूज होगा, ऑब्वियसली कम। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल का बात हो रहा है, 11,440 किलोमीटर अगर बस ट्रैवल किया है तो कितना लीटर डीजल यूज हुआ होगा, तो इनटू हो जाएगा 11,440, ठीक है। ये तो 1 किलोमीटर जाने का, ये 1 किलोमीटर जाने का डीजल का यूज है, तो 11,440 जाने के लिए ज्यादा चाहिए होगा, तब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करके पता चल जाएगा कि कितना डीजल का यूज होना चाहिए। तो 2860 लीटर डीजल का यूज होगा, ठीक है। अब 1 लीटर डीजल 56 रुपीज में मिलता है, 1 लीटर डीजल 56 रुपीज में मिलता है, तो 2860 लीटर डीजल कितने रुपीज का जरूरत होगा, इंटू 56 यानी 1,60,000, ये देखो 1,60,160 रुपीज का डीजल चाहिए, ठीक है। ऐसे करके कैलकुलेट करना है। तो मतलब क्या कैलकुलेट करना होगा, 1/4 इंटू 11,440 इंटू 56। देखो एक्चुअली इसी का आंसर ये वाला है। अगर हम इसको यहाँ पर कंबाइनली लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तुम लोग चाहो तो ये अपने मतलब समझने के लिए कहीं पर भी रफली लिख के रख लो। हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट दे देते हैं, 1/4 इंटू 11,440, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये हो गया हम लोग का ये किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ठीक है, ये लीटर। तो इससे हमें मिल जाएगा कितना लीटर डीजल का जरूरत है। अब 1 लीटर डीजल 56 में मिलता है, तो इतना डीजल इंटू ₹56। क्यों, देखो ये इंटू ये वाला जो है इसी का वैल्यू तो 2860 है, तो मैंने क्या किया 2860 में 56 मल्टीप्लाई किया, मतलब इसमें 56 मल्टीप्लाई किया। तुम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, लिख के यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज तुम लोग फिर से एक वर्किंग नोट बना के ये ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है।
तो 11440 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 56, तो 1,60,160। ठीक है, अगर इसमें कुछ डाउट है तो देख सकते हो एक बार, मतलब पूछ सकते हो मुझे अगर कोई डाउट लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डीजल वाला। इसके बाद देखते हैं और क्या है, ये सब हम लोगों ने लिख लिया 4th नंबर पॉइंट में जो भी डेटा था। फिर बोल रहा है लुब्रिकेंट ऑयल, ये भी हम लोग का क्या होगा, बोलो ये फिक्स्ड होगा कि वेरिएबल। लुब्रिकेंट ऑयल बोल रहा है कि जितना 100 किलोमीटर जाने पे 10 रुपया, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल पे है वो, तो लुब्रिकेंट ऑयल भी तो वही है ना। जैसे डीजल तो मेन हम लोग का ऑयल हो गया जिससे गाड़ी चलेगा, और बाकी लुब्रिकेंट ऑयल का भी यूज होता है गाड़ी को मतलब स्मूथली रन वन करवाने के लिए जो भी। तो ये भी तो गाड़ी के रनिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा, गाड़ी जितना चलेगा उतना इस ऑयल का कंजम्पशन होगा, अदरवाइज कम होगा। मतलब ये भी हम लोग का रनिंग यानी वेरिएबल एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि इसका कितना एक्सपेंस हमें लिखना है, लुब्रिकेंट ऑयल का कितना खर्चा हुआ होगा। 100 किलोमीटर जाने से 10 रुपए का लुब्रिकेंट ऑयल खर्चा होता है, और इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 11440, तो कितना लुब्रिकेंट ऑयल का खर्चा हुआ होगा ये तुम लोग मुझे खुद से कैलकुलेट करके बताओ, तब तक हम यहाँ पर लिखते हैं। 11444 1144, नहीं 24। हाँ 24, 24। देखो इसका भी सिंपल है, यहाँ पर देखो 100 किलोमीटर जाने से 10 रुपीज का लुब्रिकेंट ऑयल का खर्चा होगा, तो 1 किलोमीटर जाने से कम होगा, कम यानी कि डिवाइड। ठीक है, कम यानी कि डिवाइड, और पूरे मंथ में ट्रेवल हुआ है 11440 किलोमीटर, तो इतना जाने से कितने रुपए का लुब्रिकेंट ऑयल का खर्चा होगा इंटू 11440। ठीक है, तो यहाँ से 20 हट गया, 1144 बचेगा। कैलकुलेट करके देखो 1144 बचेगा, इसी को लिखना है हम लोग को। यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर 10/100 ऐसे लिखते हैं, ₹10 डिवाइडेड बाई 100 किलोमीटर इंटू 11,440 किलोमीटर। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, यानी कि आंसर रुपीज में आ जाएगा 1144। 1144 रुपीज, 1144 का लुब्रिकेंट ऑयल मंथली एक्सपेंस होने वाला है। ठीक है, मतलब हुआ है। अच्छा, इसके बाद परमिट फी। परमिट मतलब रूट परमिट करवाना पड़ता है। जैसे जितने भी तुम लोग देखते हो ना बस ऑटो चलता है, सबका रूट रहता है, लिखा हुआ रहता है ना यहाँ से यहाँ। कोई भी ऑटो मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से भी कहीं जा सकता है, ऐसे करने से मतलब नहीं चलेगा। उनका यूनियन वगैरह होता है, बस का भी होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सभी बस जो है अपने रूट पे ही चलते हैं, तो परमिट फी करवाना पड़ता है। तो परमिट फी बोला है 315 पर मंथ। तो बोलो ये कैसा खर्चा होगा, क्या ये कुछ ऐसा है कि बस चलेगा तो ही परमिट फी देना पड़ता है, या दे के रखना पड़ता है, एक प्रोसेस है। अगर रूट परचेस करके रखोगे, मतलब रूट में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, तभी जाके उस रूट में चला सकते हो बस या जो भी व्हीकल है, ऑटो है, बस है, जिसका जो भी है। तो परमिट फी तुम लोग को क्या लगता है, ये कुछ फिक्स्ड खर्चा है, स्टैंडिंग है, या बस के रनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, रनिंग होगा। बोलो क्या होगा परमिट फी। देखो रूल्स तो कुछ नहीं है इसको आइडेंटिफाई करने का, लेकिन फिक्स्ड होगा। हाँ फिक्स्ड होगा। इसे हमें अपने बेसिक नॉलेज से बोलना है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता है आज बस चलाए तो आज परमिट फी दे दी है, कल नहीं चलाएंगे तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ डे टू डे का नहीं है, फिक्स्ड होता है। तो इसको फिक्स्ड करवाना पड़ता है, मतलब बस चले या ना चले रूट को परचेस करके रखना पड़ेगा, तभी उस रूट पे बस चला सकोगे। अब चलाना है चलाओ, नहीं चलाना है नहीं चलाओ। अगर चलाना है पहले से ही रजिस्टर करना पड़ेगा। अब कोई एक दिन 2 दिन या 1 मंथ बंद रखता है तो ये उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, परमिट फी हम लोग का फिक्स्ड हो जाएगा, मंथली है तो 315। ठीक है, अच्छा इसके बाद रिपेयर्स मेंटेनेंस, तो हमेशा रिपेयर्स मेंटेनेंस वाले हेड में जाएगा। ठीक है, हम लोग रिपेयर्स मेंटेनेंस का अलग से हेड कर लेंगे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। और अगर कोई चाहते हो कि नहीं हेड नहीं करना है तो उस केस में रनिंग में देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बोलोगे कि मुझे रिपेयर मेंटेनेंस का हेड नहीं करना है या नहीं करते हो बाय चांस, तो कहाँ देना चाहिए। वैसे कर लोगे तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो हमेशा रनिंग में देना चाहिए, क्योंकि रिपेयर मेंटेनेंस जो है बस जितना ज्यादा रन करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा लिखते हैं। देखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस,
अच्छा, रिपेयर मेंटेनेंस हो जाएगा हम लोग का 1000 पर मंथ, ये भी मंथली है। डेप्रिसिएशन लिख लिया, सीटिंग कैपेसिटी का यूज हो चुका है। अच्छा, अब बोल रहा है पैसेंजर टैक्स, ये सब बोला है, ठीक है। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे, हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल स्टैंडिंग कर लेते हैं यहाँ पर, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 20,000, 24,000, 21,000, 5,000, 400, 1326.25 प्लस 315, 72, इसको आउटर कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 72,041.25, ये हो गया स्टैंडिंग चार्जेस। अच्छा, इसके बाद रनिंग का टोटल करेंगे। टोटल रनिंग चार्जेस, तो ये हो जाएगा हम लोग का 40311613004। अच्छा, ये वाला आउटर में ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसको आउटर में लिख लेते हैं, एक ही डेटा है 1000, तो इसमें ऐड कर लेंगे 161304 प्लस 1000। अच्छा, ये बन रहा है 234,345.25, 234,345.25, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पर मंथ, मंथली। ये बस इतने सारे, ये 3 रूट में चलने का ये खर्चा आ रहा है। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग, टोटल कॉस्ट में क्या ऐड करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा पैसेंजर टैक्स, ठीक है, क्योंकि टैक्स भी पैसेंजर से कलेक्ट किया जाता है। फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, टोटल टेकिंग्स मतलब सेल, टेकिंग्स का मतलब यहाँ पर सेल होता है, टोटल टेकिंग्स पर मंथ, ठीक है। मुझे कॉस्ट पता चल गया, मतलब मिस्टर एक्स ने ये कैलकुलेट कर लिया है कि उनका ये बस 3 रूट में चलाने का कितना खर्चा आता है। अब वो पैसेंजर से टैक्स भी लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन में हमें बताया है कि पैसेंजर से टैक्स लेते हैं 20% ऑफ टोटल टेकिंग्स, ठीक है, और प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं 30%, तो टैक्स ही पहले लगेगा, ठीक है। पहले हमें टैक्स लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉफिट, आगे पीछे भी लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस सही तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो ये टोटल कॉस्ट आ गया, इसको लिख सकते हो बिफोर टैक्स, टोटल कॉस्ट पर मंथ बिफोर टैक्स, अगर चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टैक्स का एक दिया है पॉइंट, बाकी हमारे किसी क्वेश्चन में था नहीं। फिर यहाँ पर टैक्स लगाएंगे, फिर प्रॉफिट लगाएंगे। अच्छा, तो हमें मिल जाएगा टोटल टेकिंग्स यानी सेल्स पर मंथ। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट का जरूरत होगा, और मेरा यहाँ पर तो जगह नहीं है, नहीं तो वर्किंग नोट 2 इसके बाद ही कर लेते, मैंने उतना जगह रखा नहीं है। अब एक काम करते, इसके नीचे ही करते, लेकिन एग्जाम में तुम लोग जब भी क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन करोगे तो ज्यादा पेज रखना है, पहले क्वेश्चन करके पीछे वर्किंग नोट, या फिर अगर स्टार्टिंग में वर्किंग नोट है तो एंड में अगर क्वेश्चन करते हो तो लाइन बाय लाइन होना चाहिए। मतलब मेरे जैसा मत करो, यहाँ वर्किंग नोट बना फिर सोल्यूशन फिर वर्किंग नोट, ऐसा ठीक नहीं होगा, ठीक है। अभी कर लो, मुझे पेज समझ में नहीं आ रहा कितना रखना चाहिए इसीलिए, लेकिन एग्जाम में प्रेजेंटेशन तुम लोग का जो है सीक्वेंस में होना चाहिए। अच्छा, अब वर्किंग नोट 2 बनेगा, इसमें हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, हम लोग मान लेते हैं लेट टोटल टेकिंग्स यानी सेल्स, लेट टोटल टेकिंग्स बी ₹X, ठीक है, टोटल सेल है इनका ₹X पर मंथ, ठीक है। तो अब हम लोग इससे ये बोल सकते हैं कि ₹X इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, अगर ये देखो, अगर ये वाला मेरा x है तो x कैसे कैलकुलेट होगा, ये प्लस ये वाला वैल्यू प्लस ये वाला वैल्यू, ये सब मिला के हमें x मिलेगा। ये देखो, ये 2 वैल्यू हमें नहीं पता, प्रॉफिट और पैसेंजर, लेकिन ये सबको ऐड करेंगे तो ही तो मुझे सेल वैल्यू पता चलेगा कि मेरा सेल वैल्यू कितना है, यानी सेल वैल्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट
प्लस पैसेंजर टैक्स प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो गया टोटल टेकिंग्स इक्वल टू हो जाएगा टोटल कॉस्ट पर मंथ बिफोर टैक्स प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये हो जाएगा सेल्स का वैल्यू, टोटल सेल्स इक्वल टू, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मली सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट में टैक्स भी ऐड होगा कि हमें टैक्स का भी प्रोविजंस यहाँ पर दिया है कि टैक्स भी हमें लेना है, कलेक्ट करना है, तो फिर ठीक है, टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा। अब टोटल सेल्स मैंने माना है x, टोटल कॉस्ट बिफोर पैसेंजर जो है वो कितना है, बिफोर पैसेंजर टैक्स 234,345.25, तो ये लिख लेते हैं 2,34,345.25। अच्छा, टैक्स कितना लगाएंगे, देखो क्वेश्चन में बोला है, टैक्स बोला है टोटल टेकिंग्स का 20% लगाओ, ठीक है। टोटल टेकिंग्स का 20%, टोटल टेकिंग्स हम लोगों ने देखा है x, ठीक है, मतलब मान लिया है x, तो टैक्स हो जाएगा टोटल टेकिंग्स का ऑफ मतलब इनटू 20%, ठीक है, ऑफ मतलब इंटू 20%, और प्रॉफिट कितना लगाना है 30% ऑन टोटल टेकिंग्स, मतलब टोटल टेकिंग्स पे 30%, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है x, ये देखो 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ गया 0.2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.2x, ये देखो 2,34,345.25 प्लस 0.2x और 30% सेम तरीके से कैलकुलेट करने से आएगा 0.3x, ठीक है। अब कैलकुलेशन करो, हम इधर करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे होगा, ये x इधर है, बाकी ये x रिलेटेड सारा डेटा इधर ट्रांसफर करो, मतलब माइनस 0.2x माइनस 0.3x इक्वल टू 2,34,345.25, ठीक है। तो 1 इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, माइनस 0.2 माइनस 0.3, तो ये कितना आ गया 0.5x इक्वल टू 2,34,345.25, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,34,345.25 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कितना आता है 2,34,345.25 डिवाइडेड बाई 0.5, तो आंसर आ गया 4, यहाँ पर आ रहा है 468, x इक्वल टू 4,68,690.5, तो x हम लोगों ने क्या माना था, x हम लोगों ने माना था कि टोटल टेकिंग्स पर मंथ, ठीक है। तो टोटल टेकिंग्स पर मंथ हम लोग को मिल गया 4,68,690.5, ये हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 से ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट डायरेक्टली कर लो। प्रॉफिट हमें क्या बोला है 30% ऑफ टोटल टेकिंग्स, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा 30% इंटू 4,68,690.5, इसी का 30% बोला है, तो इंटू 30% कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 1,40,607.15, ठीक है। और पैसेंजर टैक्स कितना बोला है 20% ऑफ सेल्स, यानी टोटल टेकिंग्स 20% ऑफ टोटल टेकिंग्स, जो कि है 4,68,690.5, देख लेते हैं 20% करने से कितना होगा। अच्छा, यहाँ पर 4,68,690.5 इंटू 20%, ठीक है, तो ये हो गया 9,3,738.10, ठीक है। ये 1 ही आ रहा है, देख लो ये लास्ट में 1 है, यानी 10 कर दिया मैंने, 1 भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ये हम लोग का कैलकुलेट करके हम लोगों ने लिख लिया, ये वर्किंग नोट से लिखा। क्या ये तीनों चीजों को ऐड करने से ये आएगा, बिल्कुल आएगा, करके देख सकते हो। ये देखो 2,34,345.25 प्लस 9,3,738.1 प्लस 1,40,607.15,
ये देखो 4,68,690.5। तो हमें क्या मिल गया, हम लोग को अभी मिला है कि टोटल सेल कितना है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, बट हमें ये नहीं बोला है, हमें बोला है फेयर कैलकुलेट करके बताओ एक पैसेंजर से दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का क्या लेना है, दिल्ली से आगरा जाने का क्या लेना है, दिल्ली से जयपुर जाने का क्या लेना है। तो हम लोगों ने तो टोटल सेल निकाल लिया है, अब हम लोग को रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब मंथली इतना अर्निंग होता है इनका, ठीक है, मंथली इतना अर्निंग होता है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा रेट पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर ही कैलकुलेट करें या फिर पीछे करते हैं, फिर से मेरा एक ही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। यहाँ पर फिर से मुझे सोल्यूशन में जाना पड़ेगा, ये वर्किंग नोट 2 का पार्ट हो गया, चलो अब जो हो रहा है क्या करें, मेरा पेज रखने का ही गलती हो गया, ठीक है। देखो बीच बीच में वर्किंग नोट नहीं आना चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अभी मेरा ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, इतना बड़ा है, मुझे भी नहीं समझ में आया, तो अब हम लोग फिर से सोल्यूशन ही कर रहे हैं, ठीक है। रेट पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। तो देखो टोटल टेकिंग्स यानी सेल, टोटल टेकिंग्स पर मंथ डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ। अब देखो टोटल टेकिंग्स पर मंथ कितना है, टोटल टेकिंग्स पर मंथ आया हम लोग का 4,68,690.50। ये क्या आया कि पूरे 1 मंथ में इतना सेल होता है, बस 3 जगह पे चलती है, उससे इतना बस का सेल हो जाता है, ठीक है, मतलब इनकम होता है। अच्छा अब देखो इतना जो मंथली अर्निंग होता है उसमें कितना पैसेंजर किलोमीटर ट्रैवल होता है, क्योंकि हम लोग पैसेंजर से फेयर लेंगे तो हमें डिवाइड लेकिन सिर्फ किलोमीटर पर मंथ से करने से नहीं होगा, पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ से करना पड़ेगा। तो पूरे 1 मंथ में पैसेंजर को लेके कितना किलोमीटर बस ट्रैवल करता है, 5,20,500 पैसेंजर किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,20,500 पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है, डिवाइडेड बाय 5,20,500 पैसेंजर किलोमीटर, यानी आंसर आ रहा है देखो 0.90046 ऐसे आ रहा है। तो हम लोग 2 डिजिट ले लेते हैं, ठीक है, मतलब 0.90 ले लेते हैं, 2 या 4 डिजिट लिया जा सकता है, लेकिन देखो हम लोग क्या बता रहे, फेयर बता रहे, तो फेयर कैसे बताना, या तो रुपीज में, अब ये पैसे में आया है आंसर, रुपीज में नहीं आया है, ठीक है। तो पैसे का तो 2 ही हम लोग का, पैसे का पॉइंट के बाद तो हम लोग 2 ही डिजिट लेते हैं ना, 2 ही डिजिट लेते हैं, तो 2 ही डिजिट लेंगे वही बेटर होगा। तो 0, ये देखो ₹0.90, ठीक है, ₹0.90 पर पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर, मतलब एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर लेके जाने के लिए सेल वैल्यू आता है 0.90, मतलब फेयर है, ठीक है। मतलब एक पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर जाएगा, कोई भी एक पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो उससे 90 पैसा लिया जाएगा, ठीक है। क्यों ये हम बोल रहे हैं कि ये फेयर है, क्योंकि देखो ये तो हम लोगों ने फेयर ही लिया ना, ऊपर फेयर से हम लोग किलोमीटर डिवाइड करें कि इतना फेयर कलेक्ट होता है इतना किलोमीटर पैसेंजर को लेके जाने का, तो फिर एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर लेके जाने का खर्चा 0.90। अभी भी आंसर नहीं आया, ये तो हम लोगों ने रेट निकाल लिया, अब हमें बस फेयर बताना है अलग अलग रूट का। बस फेयर टू बी चार्ज्ड पर पैसेंजर दिल्ली टू चंडीगढ़, हम D2C लिख देते हैं, ठीक है। फिर दिल्ली टू आगरा D2A लिख देते हैं, तुम लोग पूरा लिख लेना, ठीक है, दिल्ली टू जयपुर। अच्छा कितना कितना हम लोग इनसे जो है फेयर लेंगे, तो देखो फेयर तो है 0.90 पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर पर पैसेंजर, एक पैसेंजर अगर हम लोग का 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उनसे इतना लिया जाता है, मतलब 90 पैसा लिया जाता है। लेकिन अगर कोई ट्रैवल कर रहा है दिल्ली से चंडीगढ़ तो वो कितना डिस्टेंस जाएगा उसी के हिसाब से उसका फेयर होगा, ठीक है। तो दिल्ली से चंडीगढ़ का डिस्टेंस कितना है, देखो दिल्ली से चंडीगढ़ का डिस्टेंस कितना है 250 किलोमीटर, हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 250, यहाँ पर तुम लोग 500 मत मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि भाड़ा क्या होता है
जाने का अलग आने का अलग, मतलब जाने के टाइम में 250 किलोमीटर का ही जो है टिकट कटेगा, फिर आने के टाइम में फिर से 250 किलोमीटर, और अगर दोनों ही एक साथ कर लेना है किसी बस में कर सकते हो, लेकिन वो तो 250 का ही लेगा ना। तो जब भी हमें फेयर पूछेगा तो हम लोग एक ही डिस्टेंस का बताते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना है। जैसे मान लो कि तुम लोग दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, ठीक है, तो उसका कितना भाड़ा है बताओगे, अब आने का भी जोड़ के थोड़ी ना बोलोगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 0.90 इंटू 250, मतलब दिल्ली से चंडीगढ़ का रेंट हो गया कितना, फिर हम लोग का 225 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ₹225, मतलब दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का। अब आने का भी इतना ही होगा, अगर इसी बस में आते हैं सेम भाड़ा तो 450। तो तुम लोग आंसर 450 थोड़ी ना दोगे, दिल्ली से चंडीगढ़ का फेयर पूछा है। फेयर हमेशा वन वे का ही बता दिया जाता है, फिर अगर मतलब रिटर्न वाला भी करना है तो वो तो ऐड करके मिल ही जाएगा ना। तो हमें फेयर बताना है, तो फेयर हो गया दिल्ली से चंडीगढ़ का इतना। अब देखो यहाँ पर दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस है 210 किलोमीटर, तो कितना होगा 210 किलोमीटर मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा इंटू 0.9, तो ये हो गया ₹189। चाहो तो 0.00 लिख सकते हो, और ये वाला हो जाएगा 270, मल्टीप्लाई करो 243 रुपीज, ठीक है, 243 रुपीज, तो इतना इतना फेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, कोई भी डाउट है तो, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है, आसान है, लेकिन क्योंकि 3-4 रूट है तो अलग अलग इतना सारा कैलकुलेशन वगैरह करने में टाइम तो लगेगा। अब प्रैक्टिस करोगे तो टाइम थोड़ा सा बचा पाओ। अच्छा, इसके बाद देखो तुम लोग अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, तब तक हम देखते हैं कौन सा इसके बाद कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि a company is considering 3 alternative proposal for convenience facilities for its sales personnel who has to do considerable traveling approximately 20,000 किलोमीटर्स एवरी ईयर, ठीक है। बताते हैं पहले ये क्या बोल रहा है। एक कंपनी है, ठीक है, इन्होंने 3 ऑल्टरनेटिव प्रपोजल रखा है फॉर कन्वीनियंस फैसिलिटीज। कन्वीनियंस मतलब जाना आना, ठीक है, मतलब जो भी इंप्लॉय काम करते हैं अपने ऑफिस जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो यूज करते हैं अपने घर से जो निकलते हैं। कोई बस में आ सकता है, कोई ट्रेन से आ सकता है, किसी का पर्सनल गाड़ी हो सकता है, या फिर कोई ऑटो से आता है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ कितने दूरी पे है, क्या चलता है, मेट्रो यूज कर सकता है। तो कन्वीनियंस का मतलब जिस तरीके से जो भी इंप्लॉय है वो ट्रेवल करके अपने ऑफिस तक आता है, ठीक है। अब बोल रहा है कन्वीनियंस फैसिलिटी देना चाहता है कंपनी। किसको देना चाहता है, कंपनी में जो भी सेल्स पर्सोनेल है। पर्सोनेल का मतलब होता है ह्यूमन जो रिसोर्स होता है, उससे हम लोग बोलते हैं पर्सोनेल, मतलब जो भी सेल्स रिलेटेड काम करते हैं। अब सेल्स वालों को क्या होता है ना, उनको ऑफिस के बाहर भी जाके, ऐसा नहीं कि ऑफिस में जाके बैठ गए और काम करना स्टार्ट कर दिए। सेल्स वालों का ऐसा नहीं होता, सेल्स वालों को इधर उधर जाना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब जिसको बोलते हैं कि बैक ऑफिस का काम इनका कम होता है, इन्हें बाहर ज्यादा जाना पड़ता है। तो सेल्स पर्सोनल का खर्चा होता है जाने आने का। तो बोल रहा है कि कंपनी ने सोचा कि क्यों ना इनको कुछ फैसिलिटीज दिया जाए। तो उन्होंने क्या सोचा है, हु हैज टू डू कंसिडरेबली ट्रैवलिंग, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ उन सेल्स पर्सोनल को ही दिया जाएगा जो कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 20,000 किलोमीटर एवरी ईयर ट्रैवल करते हैं। मतलब कंपनी के काम से जो 20,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली ट्रैवल करते हैं, उनको कंपनी सोच रही है कि कन्वीनियंस का कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, इन्होंने 3 ऑप्शन रखा है। क्या है वो ऑप्शन, देखते हैं। देखो, परचेज एंड मेंटेन इट्स ओन फ्लीट ऑफ कार्स, द एवरेज कॉस्ट ऑफ कार इज 6 लाख। बोल रहा है कि कंपनी सोच रही है कि गाड़ी खुद खरीद ले, परचेज एंड मेंटेन नहीं, जो भी ये लोग है क्या बोलते हैं इसे,
ये परचेज एंड मेंटेन इट्स ओन फ्लीट ऑफ कार्स बोला। अच्छा, तो कंपनी सोच रही है क्यों ना हम लोग फ्लीट ऑफ कार्स, फ्लीट मतलब हो जाता है जैसे बंच ऑफ फ्लावर होता है ना, मतलब मोर देन वन फ्लावर, वैसे फ्लीट ऑफ कार का मतलब बहुत सारा कार। अब बहुत सारे सेल्स पर्सनल हो गए, उनके लिए कार परचेज कर लेगी, कार को खुद ही परचेज करेगी कंपनी, खुद ही मेंटेन करेगी, और कार का जो कॉस्ट है वो है बोल रहा है 6 लाख। ठीक है, बस इतना ही बोला है। या फिर सेकेंड ऑप्शन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, कंपनी अपना कार खरीद के सेल्स पर्सोनेल को देने का सोच रही है। दूसरा, अलाउ द एग्जीक्यूटिव यूज हिज ओन कार, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनको अपना ही गाड़ी यूज करना पड़ेगा, उसका परमिशन दे देगी कंपनी, एंड रिम्बर्स एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 10 पर किलोमीटर एंड ऑल्सो बियर इंश्योरेंस कॉस्ट। और कंपनी का दूसरा प्रपोजल ये है, कंपनी सोच रही है क्यों ना ऐसा करे कि वो अपना ही गाड़ी यूज करे। कितना खर्चा होता है वो हमें नहीं पता, हम लोग एक 10 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा उनको दे देंगे। ठीक है, मतलब कंपनी बोल रही है कि जो भी सेल्स पर्सोनल है वो अपना पर्सनल गाड़ी यूज करे, बदले में कंपनी उनको क्या हेल्प करेगी, पर किलोमीटर ट्रैवल का 10 रुपए करके देगी। ठीक है, मतलब सेल्स पर्सोनल को आके बताना है कि कंपनी के काम में उन्होंने कितना ट्रैवल किया है, तो 10 पर किलोमीटर के बेसिस पे उनको वो पेमेंट मिल जाएगा, और गाड़ी का जो इंश्योरेंस कॉस्ट होगा वो भी कंपनी बेयर करेगी, ऐसा कंपनी ने बोला है, मतलब ऐसा सोच रही है कंपनी। ये एक प्रपोजल, ये एक प्रपोजल। थर्ड प्रपोजल क्या है, hire car from an agency at 1,80,000 per year per car, the company will have to bear cost of petrol, tax and tires। बोल रहा है कंपनी सोच रही है नहीं तो ऐसा करके देखते हैं कि हम लोग कोई कंपनी जो कि गाड़ी भाड़े पे देती है, ठीक है, जैसे भाड़े पे घर मिलता है, भाड़े पे जो है जैसे पंडाल वगैरह होता है तो वो भी तो भाड़े पे मिलता है ना, भाड़े पे ड्रेस भी मिलता है, ठीक है, बहुत सारी चीज भाड़े पे मिलता है। तो बोल रहे गाड़ी जो भाड़े पे मिलता है, जो गाड़ी एजेंसीज है जो भाड़े पे गाड़ी देती है, उनसे क्यों ना गाड़ी ले ले, और हम लोग एम्प्लॉय को क्या क्या फैसिलिटी देंगे, बोल रहा है कि हम लोग पेट्रोल का कॉस्ट बियर करेंगे, टैक्स बियर करेंगे, टायर बियर करेंगे उस गाड़ी का। ठीक है, गाड़ी का टैक्स कंपनी बियर करेगी, गाड़ी का पेट्रोल कॉस्ट भी कंपनी बियर करेगी, गाड़ी का टायर कॉस्ट भी कंपनी बियर करेगी, और जो हायर चार्जेस है, मतलब गाड़ी जिनसे भाड़े पे ले रहे हैं उनको तो भाड़ा देना पड़ेगा, वो भी कंपनी बेयर करेगी। अब कंपनी को ये तीन में से कौन सा प्रपोजल जो है सबसे बेस्ट लगेगा, कंपनी वही करेगी। बेस्ट लगेगा इन द सेंस जो कंपनी के लिए सबसे सस्ता होगा, कंपनी को वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। देखो तुम लोग पढ़ क्या रहे हो, कॉस्टिंग, तो तुम लोग को देखना पड़ेगा जिसमें कंपनी का सबसे कम खर्चा आएगा वही वाला प्रपोजल कंपनी अपने सेल्स पर्सोनल के सामने रखेगी। ये तीन तो वो खुद अपने कॉस्ट अकाउंटेंट से कैलकुलेट करवाएगी कि बताओ इसमें से कौन सा प्रपोजल मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो बता दिया, पेट्रोल का खर्चा होता है पर किलोमीटर 6 रुपीज, टायर का 0.12 पर किलोमीटर। क्या ये सभी गाड़ी पे एप्लीकेबल होगा, अगर कंपनी गाड़ी परचेस करती है, या एग्जीक्यूटिव का गाड़ी हो, या फिर हायर चार्जेस पे ले, हाँ सभी चीजों पे यही वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर गाड़ी चलेगा तो पेट्रोल का खर्चा होगा 6 पर किलोमीटर, टायर का इतना, टैक्सेस इतना देना पड़ेगा पर कार पर एनम, रिपेयर मेंटेनेंस इतना, इंश्योरेंस का इतना बोल रहा है, लाइफ ऑफ कार बोला है 5 इयर्स विद एनुअल माइलेज ऑफ 20,000 किलोमीटर। गाड़ी का जो लाइफ है वो है 5 इयर्स, और माइलेज है एनुअली गाड़ी जो है 20,000 किलोमीटर चल सकता है। रीसेल वैल्यू यानी कि स्क्रैप, अगर ये गाड़ी मार्केट में हम लोग सेल करने जाए, रीसेल यानी स्क्रैप वैल्यू होगा 80,000 एट द एंड ऑफ 5th ईयर, मतलब आफ्टर 5 ईयर अगर गाड़ी को सेल किया जाए तो उससे 80,000 हमें मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। करने क्या बोला है, देखो वर्क आउट द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ द 3 प्रपोजल एंड रैंक देम। हमें क्या करना है, तीनों प्रपोजल का जो है रिलेटिव कॉस्ट फाइंड आउट करना है, और हमें उसको रैंक देना है। रैंक देने का मतलब है हमें ये फाइंड आउट करके बताना है कि कौन सा कॉस्ट हम लोग का सबसे कम होगा, जो कम होगा कंपनी को तो वही बेयर करना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें कुछ कॉलम्स जो है वो रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव कॉस्ट। रिलेटिव मतलब है कि कंपेयर करके देखना है, ठीक है, रिलेटिव कॉस्ट ऑफ 3 proposal and their ranking।
देखो यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे पर कार पर एनम, पर कार पर एनम। अच्छा, यहाँ पर 3 प्रपोजल है, फर्स्ट प्रपोजल, सेकंड प्रपोजल एंड थर्ड प्रपोजल। फर्स्ट प्रपोजल क्या है, यूज खुद का कार यूज करना, ठीक है, और एक है यूज ऑफ कंपनीज कार। पहला प्रपोजल था कंपनी का कार यूज करना, तो यहाँ पर लिखते हैं यूज ऑफ कंपनीज कार। यहाँ पर लिखो यूज ऑफ ओन कार, 3 प्रपोजल था, और एक है यूज ऑफ हायर्ड कार, मतलब अगर भाड़े पे कंपनी कार ले रही है तो क्या होगा, ठीक है, कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर लिखना है ये सब कॉस्ट हम लोग का कैसे निकलेगा, सारा कॉस्ट हम लोग का पर किलोमीटर निकल जाएगा, ठीक है, पर मंथ पर किलोमीटर। यहाँ पर कॉस्ट हम लोग का निकलेगा पर किलोमीटर, तो इसको हम कैसे लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं पर किलोमीटर, ऐसे, ठीक है। तुम लोग का जैसा जगह है उस हिसाब से लिखो, हम इसे पर किलोमीटर लिख रहे हैं, मेरे यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं होता, पर किलोमीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके, तुम लोग चाहो तो इसको टेबल बना लो। किसी का शायद अनम्यूट हो गया है, एक बार म्यूट कर दोगे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर एक पॉइंट बोला था कि अगर खुद का कार कंपनी परचेस करती है तो उसका एवरेज कॉस्ट आता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ ए कार। मतलब कंपनी सोच रही है क्यों ना हम लोग कार खरीद लेते हैं बहुत सारा, और जितने एम्प्लॉय को देना है, किनको देंगे, जो पूरे ईयर में 20,000 किलोमीटर ट्रेवल करता है पूरे ईयर में, उनको देंगे। तो कंपनी बोल रही है उसमें तो मेरा एक कार का परचेजिंग कॉस्ट ही आ जाता है 6 लाख, ठीक है, एक कार का परचेजिंग कॉस्ट आ जाता है 6 लाख। तो इसका मतलब ये 6 लाख से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन। ये तो कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, फिक्स्ड एसेट का, तो ये तो हम लोग डायरेक्टली चार्ज नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन। अच्छा, कंपनी अगर खुद ही कार परचेस करेगी तो डेप्रिसिएशन भी खुद ही लगाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 2 लाइन जगह छोड़ दो, हम बताते हैं क्यों, ठीक है। जगह छोड़ भी सकते हो या फिर नेक्स्ट पॉइंट में भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, हमें ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा क्या क्या खर्चा लिखेंगे। सबसे पहले कंपनी अगर खुद ही गाड़ी परचेस करती है, कंपनी का गाड़ी अगर एम्प्लॉय जो है यूज करता है, तो उसे सबसे पहले जो खर्चा दिख रहा है मुझे वो है डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में हम लोग का आ जाएगा डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर स्टैंडिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने तो तुम लोग को स्टैंडिंग लिखवाया, तुम लोग चाहो तो स्टैंडिंग भी लिख लो, एक ही बात है, जो स्टैंडिंग है वही फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि व्हीकल वाला क्वेश्चन है ना ट्रांसपोर्टेशन का, तो इसमें हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर मतलब लिखेंगे 3 पार्ट में लिखेंगे, फिक्स्ड, रनिंग, इस तरीके से। अच्छा, सबसे पहला फिक्स्ड कॉस्ट मुझे दिख रहा है डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन पर एनम कितना होगा, ये देखो, गाड़ी कितने का है, गाड़ी है हम लोग का 6 लाख का, ठीक है। अच्छा, गाड़ी को अगर हम लोग 5 ईयर बाद सेल करेंगे, 5th ईयर में, तो 80,000 मिलेगा। तो कैसे करके डेप्रिसिएशन लगेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग का स्ट्रेट लाइन मेथड से मिलता है। तो ये देखो कैसे हो जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। मतलब 6 लाख का एसेट से अगर हमें 80,000 मिल जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स, तो इसका मतलब हम लोगों ने एसेट को कितने का यूज किया है, 5,20,000 रुपीज का, और कितने साल में, 5 ईयर्स में। तो डिवाइडेड बाय 5 करने से हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा जो कि 1,04,000 होगा, ठीक है। तो पहले डेप्रिसिएशन लिखा है मैंने, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन का 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 5, ठीक है। तो पर कार पर एनम, तो डिप्रिसिएशन कितना आ जा रहा है, डिप्रिसिएशन आ जाएगा, ये देखो अभी कैलकुलेट किया,
4,000, ठीक है। तो एक कार को मेंटेन करने का जो है, एक कार का 1 साल का डिप्रिसिएशन 1,04,000। पहले हम लोग ना खर्चा लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि कौन सा खर्चा कहाँ जाएगा। अच्छा, डिप्रिसिएशन के बाद उसके बाद इन्होंने और एक प्रपोजल दिया। प्रपोजल ये दिया है कि एग्जीक्यूटिव चाहे तो अपना कार यूज कर सकती, कंपनी उसे 10 रुपीज पर किलोमीटर पे जो है रिम्बर्स करेगी। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर 10 रुपीज पर किलोमीटर पे रिम्बर्स करेगी और इंश्योरेंस कॉस्ट बेयर करेगी, तो पहले ये बताओ, इंश्योरेंस कॉस्ट मेरा फिक्स्ड होता है कि वेरिएबल? गाड़ी के केस में इंश्योरेंस कॉस्ट मेरा फिक्स होगा कि वेरिएबल, ये बताओ। फिर उसके बाद ये वाला पूछेंगे। जिसका भी गाड़ी हो, गाड़ी का इंश्योरेंस कॉस्ट फिक्स्ड होगा कि वेरिएबल होगा? अभी अभी तो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था इंश्योरेंस का, बोलो, अभी तो मैंने पूछा था। फिक्स्ड। फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंश्योरेंस, पहले फिक्स्ड लिख लेते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस का खर्चा कितना है, यहाँ क्वेश्चन में बताया है 1200 पर कार पर एनम। तो यहाँ पर लिखेंगे 1200, ठीक है। 1200 पर कार पर एनम, एक कार का 1 साल का इंश्योरेंस कॉस्ट ये है। मतलब चाहे कोई भी गाड़ी ले लो, इंप्लॉय खुद ले ले अपना गाड़ी यूज करने के लिए, तो भी जो इंश्योरेंस कॉस्ट होगा, क्योंकि हमें अलग अलग कुछ नहीं बोला है, यानी अगर कंपनी खुद से परचेस करता है गाड़ी तो भी उसका इंश्योरेंस कॉस्ट ईयरली इतना होगा। अगर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो अपना गाड़ी यूज करते हैं तो भी इंश्योरेंस कॉस्ट इतना होगा। अगर हम लोग किसी एजेंसी से हायर करते हैं गाड़ी तो भी हम लोग का इंश्योरेंस कॉस्ट इतना होगा। अगर अलग होता तो हमें जरूर उसका अमाउंट बता देता। अच्छा, अब ये वाला बोलो, 10 पर किलोमीटर करके कंपनी बोल रही है हम लोग रिम्बर्स करेंगे, किलोमीटर पे ये रिम्बर्समेंट डिपेंड कर रहा है, तो ये मेरा चेंज हो सकता है। तो ये मेरा फिक्स्ड होगा कि वेरिएबल, क्या लगता है तुम लोग को, फिक्स्ड होगा कि वेरिएबल होगा रिम्बर्समेंट का खर्चा? बोलो, फिक्स्ड होना चाहिए या वेरिएबल? फिक्स्ड होगा कि नहीं ये बताओ, रिम्बर्समेंट का खर्चा बोलो। अगर मेरा किलोमीटर पे डिपेंड कर रहा है तो फिक्स्ड होगा कि वेरिएबल होगा? हम फिर से कॉलम बना रहे, तुम लोग तब तक मुझे बताओ। अगर मेरा किलोमीटर पे डिपेंड कर रहा है ना, हर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को बोल दिया है उन सभी को फैसिलिटी मिलेगा जो लगभग अप्रोक्सीमेटली, अब सभी का 20,000 किलोमीटर होगा जरूरी नहीं है, किसी का कितना हो सकता है, उससे मतलब ज्यादा भी हो सकता है, उससे थोड़ा बहुत कम होने से तो नहीं मिलेगा, कम से कम 20,000 किलोमीटर का ट्रेवल होना चाहिए पूरे एक साल का, तो ही उन्हें ये फैसिलिटी मिलेगा। तो किसी का 22 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो 10,000 पर किलोमीटर, किलोमीटर पे डिपेंड कर रहा है, तो किलोमीटर तो यानी रनिंग पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हम लोग का फिक्स्ड होगा कि वेरिएबल, क्या लगता है तुम लोग? बोलो। वेरिएबल। वेरिएबल, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर हम तब तक एक बार लिखते हैं। रुपीस पर किलोमीटर। यहाँ पर रनिंग एंड मेंटेनेंस वाला लिखते हैं, रनिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अच्छा, और रिम्बर्समेंट को हम एकदम सेपरेटली दिखा देते हैं, ठीक है। रिम्बर्समेंट को हम सेपरेटली दिखा देते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। रिम्बर्समेंट बोल के ही दिखाते हैं। ये देखो, रिम्बर्समेंट कितना बोला था, 10 रुपीज पर किलोमीटर। रिम्बर्समेंट का मतलब होता है कि कंपनी बोल रही है आप जो ट्रैवल करोगे उस पे आपको हम लोग 10 रुपए पर किलोमीटर दे देंगे। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा अगर एग्जीक्यूटिव अपना गाड़ी यूज कर रहा है, मतलब ₹10 पर किलोमीटर। वो मुझे कहाँ लिखना है, कॉलम 1 में, 2 में या 3 में, ये बताओ। बोलो, ये तो बता सकते हो।
मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है शायद तुम लोग को। देखो हम ये पूछ रहे हैं, देखो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, हम लोग को 3 ऑप्शन देख के कंपनी को बताना है कौन सा उनके लिए सबसे चीपेस्ट होगा, वही वाला ऑप्शन कंपनी जो है चूज करेगी अपने एम्प्लॉय के लिए, कि हम लोग क्या फैसिलिटी दे उन्हें जो ईयरली 20,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं कंपनी के काम में। ठीक है, तो रिम्बर्समेंट मतलब कंपनी बोल रही है कि एग्जीक्यूटिव को बोल देंगे भाई अपना गाड़ी यूज करो, बदले में हम क्या हेल्प करेंगे, कंपनी क्या सपोर्ट करेगी, कंपनी इंश्योरेंस कॉस्ट देगी उनका, और उनके लिए 10 रुपए पर किलोमीटर जो है पेमेंट कर देगी। ठीक है, जो भी कितना जितना भी किलोमीटर ट्रैवल होगा कंपनी के काम से, कंपनी उन्हें 10 रुपए पर किलोमीटर करके पेमेंट करेगी। रिम्बर्समेंट का मतलब है लौटा देगी। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये कहाँ लिखना चाहिए, यूज ऑफ कंपनीज ओन कार या यूज ऑफ ओन कार या यूज ऑफ हायर्ड कार, कौन से वाले कॉलम में जाएगा बोलो? टू नंबर है 2 নম্বর। यूज ऑफ ঠিক, ओन হ্যাঁ ইউজ অফ ওন, নিজের গাড়ি ইউজ করলে তবেই 10 টাকা করে দেবে, এটাই তো বলেছে। अपना गाड़ी यूज करेंगे तभी तो 10 रुपए करके देंगे, यही तो बोला है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब देखो ये सब क्या है, यूज ऑफ ओन कार पर किलोमीटर बोला है। ठीक है, तो ये 10 रुपए पर किलोमीटर है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 रुपीज। ठीक है, ये रिम्बर्समेंट हो जाएगा। बाकी किसी केस में रिम्बर्समेंट नहीं है, मतलब 1 और 3 दोनों में कोई रिम्बर्समेंट का केस हमें नहीं बताया था। ये देखो ये रिम्बर्समेंट का केस हमें कहीं नहीं बताया कि ओवरऑल इतना रिम्बर्स कर देंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो, अगर हायर करेगा कंपनी किसी एजेंसी से गाड़ी तो 1,80,000 पर ईयर पर कार का खर्चा आएगा। ठीक है, और ये किसको देना पड़ेगा, कंपनी को। कंपनी अगर किसी एजेंसी से हायर कर रही है कार तो उसका हायर चार्जेस यानी भाड़े का जो मतलब भाड़ा जो पेमेंट करना है वो कंपनी को ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हायर चार्जेस। ठीक है, हायर चार्जेस, हायर चार्जेस कितना है, यहाँ पर कार पर एनम में हम लोग लिख सकते हैं जो कि है 1,80,000 पर कार पर एनम, हमें बता दिया है 1,80,000 पर कार पर एनम। ठीक है, अच्छा अब ये कहां पर जाएगा, हायर चार्जेस का जो खर्चा है वो हम लोग के कौन से कॉलम में जाएगा, हायर कार वाले, क्योंकि अगर हायर करेंगे तभी तो हायर चार्जेस देना पड़ेगा, तो ये दोनों में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे कैसे लिखना है, पर किलोमीटर बेसिस पे। ठीक है, तो 1,80,000 है एक कार का। ठीक है, 1,80,000 है एक कार का, तो अगर हम लोग किलोमीटर वाइज देखें तो हम लोग का हायर चार्जेस कितना हो जा रहा है, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर 1,80,000 रुपीज का खर्चा होता है एक गाड़ी को हायर करने का, और ये हमें पेमेंट करना, देखो एक गाड़ी हमें एक एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जितना भी गाड़ी हायर करेंगे हर एक एक गाड़ी एक एक एम्प्लॉय को दे देंगे, भाई तुम अपना काम करो इस गाड़ी को यूज करके। तो एक एम्प्लॉय मिनिमम तो 20,000 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तभी तो जाके उसको ये फैसिलिटी दे रहे हैं। तो अगर मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है कि पर किलोमीटर का खर्चा कितना आ रहा है, तो इसका मतलब 1,80,000 का हायर चार्जेस कंपनी को बेयर करना पड़ता है जब एक कार 20,000 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, यानी 9 रुपीज 9 पर किलोमीटर करके जो है हायर चार्जेस आ जाएगा, ट्रैवलिंग नहीं हायर चार्जेस। ठीक है, इसको हम लोग हायर चार्जेस बोलेंगे। देखो क्वेश्चन आसान है, इसका मीनिंग समझने से ही आसान हो जाएगा। देखो हम फिर से बताते हैं, हम लोगों का ऑप्शन क्या था बोला, देखो हम एक क्या कर रहे हैं ना, लाइन बाय लाइन पढ़ के कर रहे हैं, इसलिए कभी इधर लिख रहे कभी उधर। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को कंपनी ने बोला कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हम लोग खुद का कार खरीद के एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे दे, या फिर उनको खुद का कार यूज करने बोले, मतलब एम्प्लॉय खुद अपना कार यूज करे, या फिर हम लोग किसी एजेंसी से भाड़े पे ले ले। तो कंपनी ने बोला अगर एजेंसी से भाड़े पे लेंगे तो भाड़ा हम लोग देंगे, साथ ही साथ पेट्रोल का खर्चा, टैक्स का खर्चा, टायर का खर्चा हम लोग देंगे, और अगर एम्प्लॉय अपना कार यूज कर रहा है तो उसे 10 रुपए करके दे देंगे और इंश्योरेंस का खर्चा पे कर देंगे, ऐसा बोला है, ये कंपनी ने सोच रखा है। और कंपनी अगर खुद से कार परचेज करेगी तो उसमें कंपनी को क्या क्या खर्चा देना पड़ेगा वो हमें खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एक बार पूरा क्वेश्चन हो जाए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हायर चार्जेस तो लिख दिया, कंपनी विल हैव टू बियर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल टैक्स एंड टायर। अगर कंपनी हायर पे गाड़ी ले रही है तो
पेट्रोल का खर्चा, टैक्स का खर्चा, टायर का खर्चा, ये सब खुद देगी। तो पेट्रोल का खर्चा हम लोग का वेरिएबल होगा। ये देखो पेट्रोल का खर्चा हम लोग का रनिंग होगा, इसका मतलब वेरिएबल का मतलब हम बोलना चाह रहे हैं रनिंग, तो यहाँ पर लिखते हैं पेट्रोल का खर्चा, ठीक है। अच्छा, और क्या हो जाएगा, रनिंग खर्चा। टायर भी हम लोग का रनिंग होगा, जितना गाड़ी चलेगा टायर का मतलब टायर का यूज उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या है, टैक्स। टैक्स हम लोग का फिक्स्ड में आएगा, तो टैक्स यहाँ पर लिख लेते हैं, टैक्स हम लोग का फिक्स्ड में आएगा, तो ये मैंने फिक्स्ड में लिख दिया। अगर तुम लोग फिक्स्ड वेरिएबल नहीं भी लिखोगे इस क्वेश्चन में उतना कुछ इश्यूज नहीं है। अच्छा, अब हमें अमाउंट भी तो लिखना पड़ेगा। मैंने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा फिक्स्ड में जाएगा कौन सा वेरिएबल में। अब देखो पेट्रोल का खर्चा है 6 पर किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग को इसको इसमें लिखने का जरूरत नहीं है, ये वाले कॉलम पे वही लिखेंगे जो डेटा हमें मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वो नहीं लिखेंगे। तो पेट्रोल का खर्चा कब कब देना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पर बोला है कंपनी अगर भाड़े पे गाड़ी लेती है तो पेट्रोल का खर्चा खुद देगी, यानी 6 रुपीज पर किलोमीटर कंपनी बेयर करेगी। टायर का खर्चा भी कंपनी खुद देगी, यानी 0.12 पर किलोमीटर करके कंपनी पेमेंट करने वाली है हायर पे गाड़ी लेने से। और उसके साथ साथ क्या खर्चा पे करने वाली है, बोल रहा है कि टैक्स का खर्चा। तो टैक्स का खर्चा कितना है, 800 पर कार पर एनम। तो टैक्स यहाँ पर लिख लेते हैं 800 पर कार पर एनम। टैक्स का खर्चा है 800 पर कार पर एनम। ये टैक्स का खर्चा कंपनी तब देगी जब हायर पे हायर पे गाड़ी लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा देखते हैं यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर लिखेंगे, हमें क्या चाहिए, पर किलोमीटर का चाहिए, ठीक है। तो 800 ये हो गया रुपीस एक साल का, डिवाइडेड बाय 20,000 किलोमीटर, ठीक है। डिवाइडेड बाय 20,000, ये देखो 800 डिवाइडेड बाय 20,000 किलोमीटर, यानी 0.04, ठीक है। रुपीस 0.04 मतलब क्या हो गया कि कंपनी अगर भाड़े पे गाड़ी लेके अपने एम्प्लॉय को देती है तो टैक्स खुद भरेगी। पूरे ईयर का टैक्स होगा एक कार का 800 रुपीज। तो जो हायर पे कार लिया जा रहा है तो पर किलोमीटर पे टैक्स का खर्चा कितना आ रहा है, तो 800 ईयरली पे कर रही है। ईयरली गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगा, 20,000 किलोमीटर, तो 0.04 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखो और क्या कर सकते हैं, बाकी चीजों का यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा। खर्चा हम लोगों ने ना सारा लिख लिया, खर्चा हमारा कुछ भी बाकी नहीं है, ठीक है। एक रिपेयर मेंटेनेंस था वो शायद मैंने नहीं लिखा, देखो पेट्रोल लिख लिया, टायर लिख लिया, टैक्स लिख लिया, इंश्योरेंस भी लिख लिया, डेप्रिसिएशन भी लिख लिया। बचा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, वो हम लोग का वेरिएबल में जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अच्छा, ये हम लोगों ने पर्टिकुलर्स में लिख लिया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि और कौन सा खर्चा कौन कौन देगा। चलो, सबसे पहले कंपनी अगर देखो कंपनी अगर खुद ही गाड़ी परचेस करेगी तो कंपनी को क्या खर्चा देना पड़ेगा देखते हैं। जो हमें पता चला वो तो लिख लिया, बाकी हमें खुद से चेक करना पड़ेगा। अगर गाड़ी कंपनी का है, कंपनी खुद से गाड़ी परचेस कर रही है और अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे रही है, तो डेप्रिसिएशन का खर्चा कौन देगा ये बताओ। डेप्रिसिएशन का खर्चा कंपनी देगा कि नहीं देगा, कंपनी खुद गाड़ी परचेस कर रहा है यानी एसेट कंपनी का है, कंपनी खुद गाड़ी परचेस करके एम्प्लॉय को उसको यूज करने के लिए दे रहा है। AS1 तुम लोग कर रहे हो, वहां पर मैंने बताया है कि सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, ठीक है। कंपनी गाड़ी खुद परचेस किया है, यूज करने दे रहा है अपने एम्प्लॉय को, तो डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा, यहाँ ओनर कौन है और यूज कौन कर रहा है। तो मुझे बताओ कि डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा, बोलो डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा। कंपनी। कंपनी लगाएगा, जिसका है एसेट वही लगाएगा। कितना हो जाएगा, 1,04,000 तो ईयरली है, हमें सारा खर्चा किलोमीटर पे देखना है। 20,000 किलोमीटर ट्रेवल करने पे लग रहा है, तो कितना होगा, डिवाइड करो 5.20, ठीक है। मतलब पर किलोमीटर में डेप्रिसिएशन का खर्चा आ गया 5.20। अच्छा, अब बताओ अगर इंप्लॉय का कार है, ओन कार यूज करने दे रहा है, तो डेप्रिसिएशन क्या कंपनी लगाएगा या फिर कौन लगाएगा, मतलब क्या हम लोग तो यहाँ पर कंपनी का खर्चा चेक कर रहे हैं ना, तो क्या डेप्रिसिएशन कंपनी लगाएगा ये बताओ। नहीं लगेगा मैम।
नहीं लगाएगा। सोचो, तुम लोग ही सोचो, अगर तुम लोग कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी ने बोला ठीक है जाने आने का जो भी खर्चा हो रहा है, अगर तुम्हारा जाने आने का डिटेल्स जो है वो ईयरली 20,000 किलोमीटर है, तो खुद का एक गाड़ी खरीद लो, हम तुम्हें 10 रुपए पर किलोमीटर दे देंगे और इंश्योरेंस कॉस्ट देंगे। तो डिप्रिसिएशन तो खुद ही को लगाना पड़ेगा, तुम लोग का गाड़ी है तो डिप्रिसिएशन तुम लोग लगाओगे। तो खुद का गाड़ी यूज करने से डिप्रिसिएशन का खर्चा कंपनी का नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कंपनी जब भाड़े पे गाड़ी ले रही है तो क्या डिप्रिसिएशन का खर्चा कंपनी को देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा, बोलो। अगर तुम लोग भाड़े पे कोई एसेट लेके आते हो, मान लो भाड़े पे एसी लेके आ गए, ठीक है, भाड़े पे एसी यूज कर रहे हो, तो उस एसी का भाड़ा तुम लोग देते होगे, क्या उसका डिप्रिसिएशन तुम लोग लगाओगे? No. नहीं, हम लोग थोड़ी ना लगाएंगे, तो नहीं देना पड़ेगा कंपनी को, फिर कंपनी का ये खर्चा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा चलो इंश्योरेंस का देखते हैं। अगर कंपनी ने ही गाड़ी खरीदा है तो इंश्योरेंस का खर्चा कौन देगा? वैसे यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, लेकिन तुम लोग अपने दिमाग से लॉजिक लगा के बताओ कि गाड़ी कंपनी ने खरीदा है तो इंश्योरेंस का खर्चा कौन पे करेगा? Company. कंपनी, ठीक, कंपनी को ही पे करना पड़ेगा। 1200 तो पूरे ईयर का है, ईयर में 20,000 किलोमीटर गाड़ी ट्रेवल करेगा तो कितना हो जाएगा, देखो 1200 डिवाइडेड बाई 20,000, 0.06, ठीक है, ये हो जाएगा पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे इंश्योरेंस का खर्चा। अच्छा, अगर इंप्लॉय का गाड़ी है तो इंश्योरेंस खर्चा कौन भरेगा, बोलो। इंप्लॉय का गाड़ी है, देखो पॉइंट देख लो, इंप्लॉय के गाड़ी में कंपनी ने दो ही चीज देने का प्रॉमिस किया है, एक है पर किलोमीटर पे 10 रुपए और इंश्योरेंस कॉस्ट। तो बोलो इंश्योरेंस कॉस्ट कौन देगा? कंपनी देगा कि नहीं देगा? यहाँ पर बता ही तो दिया है ना, देखो क्या बोला है, अलाउ द एग्जीक्यूटिव यूज हिज ओन कार एंड रिम्बर्स एक्सपेंसेस 10 पर किलोमीटर एंड ऑल्सो बियर इंश्योरेंस कॉस्ट। कंपनी बोल दे रहा है खुद से मेंशन करके कि इंश्योरेंस का खर्चा हम भरेंगे, गाड़ी तुम्हारा है लेकिन इंश्योरेंस का खर्चा हम भरेंगे, ऐसा कंपनी बोल रहा है। तो फिर कंपनी का वो कॉस्ट आएगा यहाँ या नहीं आएगा? अगर कंपनी खुद से बोल रहा है कि भाई हम भरेंगे इंश्योरेंस का कॉस्ट, वैसे तो भरना चाहिए जिसका गाड़ी है उसी को, लेकिन कंपनी खुद से बोल रहा है हम भरेंगे, तो फिर इंश्योरेंस का खर्चा यहाँ लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, बोलो। लिखना पड़ेगा। हाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी खुद बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि पता है तुम्हारा गाड़ी है, इंश्योरेंस तो तुम्हें भरना चाहिए, लेकिन चलो जाओ तुम्हें छूट देते हैं, 10 रुपए करके तो दे ही देंगे पर किलोमीटर पे, साथ ही साथ इंश्योरेंस का खर्चा भी हम पे करेंगे, तो इसका मतलब ये कंपनी के बुक्स में ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हायर चार्जेस पे गाड़ी लिया जा रहा है, इंश्योरेंस का खर्चा कौन देगा, देखते हैं क्या बोला था। बोल रहा है कि हायर में लेने से कंपनी क्या क्या बियर करेगा, पेट्रोल का टैक्स और टायर का कॉस्ट, इंश्योरेंस का नहीं भरेगा। वैसे भी सोचो, गाड़ी जिसका है इंश्योरेंस तो वही भरेगा, यानी हायर चार्जेस के केस में जो एजेंसी गाड़ी भाड़े पे दे रही है वो अपना गाड़ी का इंश्योरेंस खुद भरेगी, तो यहाँ पर कंपनी का वो खर्चा नहीं आएगा, तो यहाँ खाली, ठीक है, मतलब डैश लगा दिया। टैक्स, ठीक है, अगर कंपनी खुद गाड़ी परचेस करके एम्प्लॉय लोगों को दे रही है तो गाड़ी का टैक्स किसे भरना पड़ेगा, बोलो। कंपनी को भरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो। यहाँ तो बोला था कि कंपनी अगर खुद गाड़ी परचेस करेगी तो गाड़ी का खर्चा बताए, बाकी क्या खर्चा देना है कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम लोग अपने लॉजिक से बताओ, कंपनी ने गाड़ी खरीद लिया तो गाड़ी का टैक्स कौन देगा? Company. कंपनी, करेक्ट, कंपनी देवे। 800 डिवाइडेड बाई 20,000, पर किलोमीटर भी निकालना पड़ेगा सेम तरीके से जैसे हम लोग कर रहे हैं। 0.04, ठीक है। अच्छा, जब एम्प्लॉय अपना गाड़ी खरीदेगा तो टैक्स कौन भरेगा? कंपनी ने तो नहीं बोला है भरेगा, भरना तो चाहिए वैसे खुद को ही। देखो मेरा गाड़ी है तो मेरे गाड़ी का टैक्स हम ही भरेंगे, तुम लोग मान लो कहीं पर काम करते हो, जॉब करते हो, तो तुम लोगों को कंपनी बोल रहा है गाड़ी खरीद लो और उस गाड़ी से ही कंपनी का सारा काम करो, ट्रैवल आना जाना कंपनी रिलेटेड जो भी काम है उस गाड़ी से करो, 10 रुपए पर किलोमीटर मिल जाएंगे, साथ ही साथ इंश्योरेंस का खर्चा हम दे देंगे। तो टैक्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो टैक्स किसको भरना पड़ेगा? कंपनी भरेगा या नहीं भरेगा, मतलब कंपनी को टैक्स का खर्चा पे करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? माने गाड़ी एम्प्लॉय পারচেজ করেছে কিন্তু
ট্যাক্সটা তাহলে তো এমপ্লয়িকেই দিতে হয়, নিজের গাড়ি যখন ডেপ্রিসিয়েশনও নিজের, ইন্স্যুরেন্সও নিজের, ট্যাক্সও নিজের, কিন্তু যদি কোম্পানি বলে যে আমি কোনো একটা খরচা পে করবো তাহলে সেটা কোম্পানি করবে, কিন্তু এখানে তো বলেনি যে ট্যাক্সের খরচা কোম্পানি পে করবে, তাহলে যার গাড়ি তাকেই তো ট্যাক্সের খরচা পে করতে হবে। তাহলে যদি যার গাড়ি সেই ট্যাক্সের খরচা পে করবে তাহলে এখানে কি এটা আসবে? আমরা তো এখানে কোম্পানিকে যে খরচাটা দিতে হচ্ছে সেটা আমরা চেক করছি। तो बताओ कि ओन कार अगर है, इम्प्लॉय का खुद का कार है, तो टैक्स का खर्चा कौन देगा? इम्प्लॉय देगा। लेकिन कंपनी अगर देगा ऐसा बोलता है तो कंपनी को देना पड़ेगा। कंपनी ने तो ऐसा नहीं बोला, उसने बोला 10 रुपए करके देंगे और इंश्योरेंस कॉस्ट देंगे, तो टैक्स का खर्चा कंपनी इसका मतलब नहीं देगा, तो इम्प्लॉय को देना पड़ेगा। ठीक है, और हायर वाले में बोला था कि टैक्स हम लोग पे करेंगे, कंपनी ने बोला था, तो टैक्स का खर्चा यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अब सेम तरीके से ये बताओ, पेट्रोल का खर्चा पर एनम निकालने का जरूरत नहीं है, हमें दिया हुआ नहीं है, होता तो हम लिख देते। यहाँ पर ये पर एनम का डिटेल्स नहीं है, टायर का भी पर एनम का डिटेल्स नहीं है, रिपेयर मेंटेनेंस का भी नहीं है। अच्छा बोलो, पेट्रोल का खर्चा कौन पे करेगा? अगर कंपनी का कार एम्प्लॉय यूज कर रहा है तो पेट्रोल का खर्चा है 6 पर किलोमीटर, कौन पे करेगा? यहाँ बोला नहीं है फर्स्ट पॉइंट में क्लियरली, लेकिन कंपनी का गाड़ी है तो पेट्रोल का खर्चा कौन भरेगा? बोलो, अगर पेट्रोल इम्प्लॉय भरेगा तो फिर तो ये वाले फैसिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। तुम लोग ही सोच के देखो कि कंपनी खुद गाड़ी परचेस कर रहा है और बोल रहा है कि मेंटेन करेगा ओन फ्लीट, सब मतलब सारा खर्चा खुद ही देगा। मेंटेन का मतलब क्या? सारा खर्चा खुद देगा, पेट्रोल से लेके टायर से लेके टैक्स से लेके मेंटेन, बोल ही दिया है कि सारा खर्चा खुद ही पे करेगा। इम्प्लॉय को कुछ नहीं देना है, बस उस गाड़ी पे बैठना है, जाना है, आना है, काम करना है ना। तो पेट्रोल का खर्चा कौन देगा? कंपनी देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 रुपीज कंपनी देगा, ठीक है, पर किलोमीटर पे। अच्छा, अगर इम्प्लॉय खुद का गाड़ी यूज कर रहा है तो पेट्रोल का खर्चा क्या कंपनी देगा? इस पॉइंट पे देखो क्या बोला है, कंपनी ने तो बोला है 10 रुपया देगा और इंश्योरेंस कॉस्ट देगा, तो पेट्रोल का खर्चा कौन देगा? कंपनी देगा कि नहीं देगा? बोलो, कंपनी देगा कि नहीं देगा? अगर एग्जीक्यूटिव को बोला है 10 रुपए पर किलोमीटर, अब इस 10 रुपए में क्या क्या कवर हो रहा है वो हमें नहीं बोला है, कंपनी बोल रहा है 10 रुपए दे देंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई किसी फैक्ट्री में कोई लेबर काम कर रहा है, कंपनी बोल रही है हम तुम्हें 100 रुपए खाने का दे देंगे। अब वो खाने का 100 रुपए खाए या 50 रुपए का खाए या 200 रुपए का खाए, कंपनी ने तो बोल दिया 100 रुपए देगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो वैसे ही कंपनी को हम 10 पर किलोमीटर दे देंगे और इंश्योरेंस कॉस्ट दे देंगे, बाकी हम कुछ नहीं देने वाले। ठीक है, तो पेट्रोल का खर्चा कौन देगा? इसका मतलब जब खुद का कार एग्जीक्यूटिव यूज करेगा तो पेट्रोल का खर्चा कौन देगा? कंपनी ने तो नहीं बोल दिया, तो कंपनी नहीं देगा। हमें तो वही देखना है, कंपनी देगा कि नहीं देगा। टायर का खर्चा, अब बोलो कंपनी का खुद का गाड़ी है तो कंपनी तो बोल रही है सारा खर्चा हम देंगे, तो टायर का खर्चा कौन देगा? कंपनी ही देगा। तो कितना हो जाएगा? 0.12 कंपनी देगा। अच्छा, गाड़ी अगर एग्जीक्यूटिव का खुद का गाड़ी है तो टायर का खर्चा कौन देगा? क्या कंपनी देगा? ऐसा बोला है, अभी भी मैंने तुम लोग को समझाया, तो मुझे इस पॉइंट का आंसर बोलो। अब खुद का गाड़ी है एग्जीक्यूटिव का तो टायर का खर्चा यहाँ लिखे या ना लिखे? यहाँ तभी लिखेंगे अगर कंपनी देगा, क्योंकि हम लोग कंपनी का कॉस्ट टोटल कर रहे हैं। बोलो, अगर खुद का गाड़ी है तो कंपनी तो दो ही चीज देगा बोल रहा है, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो शायद। देखो, अगर खुद का गाड़ी है तो कंपनी इंश्योरेंस कॉस्ट देगा और रिम्बर्स कॉस्ट देगा और कुछ नहीं देगा। ठीक है, सिर्फ इंश्योरेंस कॉस्ट देगा। ये देखो, इसका मतलब ये सब खर्चा किसको देना पड़ेगा? जिसका गाड़ी है उसी को देना पड़ेगा। तो अगर कंपनी ने बता ही दिया इंश्योरेंस के अलावा कुछ खर्चा हम नहीं देने वाले, तो यहाँ पर नहीं आएगा, वही तो हम बता रहे हैं। अब यहाँ हायर्ड वाले में क्यों आया? क्योंकि कंपनी ने बोला था चिल्ला चिल्ला के कि हम देंगे टायर का खर्चा, तो देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, रिपेयर मेंटेनेंस का देखो, अगर कंपनी का खुद का गाड़ी है जो वो अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, परचेस करके एक गाड़ी अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, बोल रहा है लो चलाओ, तो रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा कौन देगा? कंपनी देगा कि नहीं देगा? ये बताओ, कंपनी देगा तो यहाँ पर लिखेंगे। बोलो, रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा कंपनी देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो। है दे कंपनी देगा। हम्म,
कंपनी सारा खर्चा देगा, तो ये देखो 0.20 कंपनी देगा। अच्छा, अब उसके बाद देखो एग्जीक्यूटिव का खुद का गाड़ी होगा तो क्या कंपनी रिपेयर मेंटेनेंस देगा? क्योंकि कंपनी तो बोल ही दिया कौन सा दो खर्चा देगा, एक रिम्बर्समेंट एक इंश्योरेंस कॉस्ट। तो रिपेयर मेंटेनेंस देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर नहीं आएगा। टायर का खर्चा भी नहीं देगा, ठीक है, सॉरी टायर बोल रहा है, इसमें भी हायर चार्जेस वाले में भी नहीं देगा, क्योंकि इसमें भी बोल दिया तीन ही खर्चा देगा, पेट्रोल टैक्स टायर, बस और कुछ नहीं देगा। पेट्रोल टैक्स टायर यानी रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा नहीं देगा। कौन करेगा? ये कंपनी तो नहीं करेगा। अब हो सकता है कि जिनसे गाड़ी हायर किया है वो करेगा, या फिर जो है इम्प्लॉय करेगा, वो तो पता नहीं, लेकिन कंपनी का खर्चा नहीं लगने वाला। ठीक है, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि क्या सिस्टम होगा। अब इसका पूरा टोटल करो, ठीक है, टोटल करने से पता चलेगा कि कौन सा खर्चा कितना आ रहा है। अगर कंपनी खुद का कार देती है तो कंपनी का क्या खर्चा होगा? कंपनी को टैक्स भरना, डेप्रिसिएशन का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी को इंश्योरेंस का पेमेंट करना पड़ेगा, कंपनी को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी को यहाँ पर पेट्रोल का खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी को टायर का खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी को रिपेयर मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो 11.62। अच्छा, एक किलोमीटर का ये खर्चा आ जाएगा अगर कंपनी ये वाला प्रपोजल लेती है तो। अच्छा, अगर कंपनी बोल रही है इम्प्लॉय को कि जाओ खुद कार खरीदो, हम तुम्हें 10 रुपए दे देंगे और इंश्योरेंस का खर्चा देंगे, तो कंपनी का कितना खर्चा आएगा? 0.06 और यहाँ पर 10 रुपया, तो 10.06 ये खर्चा कंपनी को बेयर करना पड़ेगा। और कंपनी अगर किसी एजेंसी से गाड़ी लेती है तो कंपनी को क्या क्या खर्चा देना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन एजेंसी लगाएगी तो कंपनी को नहीं देना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी एजेंसी देगी। कैसे पता चला? पढ़ के पता चला क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। टैक्स कंपनी बोल रही है हम लोग भरेंगे, ये बात हो रखा है, ये देखो टैक्स कंपनी देगी, टैक्स का खर्चा। अच्छा, पेट्रोल का खर्चा भी कंपनी देगी, टायर का खर्चा भी कंपनी देने वाली है, रिपेयर्स मेंटेनेंस कंपनी नहीं देगी, यही बोला हुआ था। रिम्बर्समेंट भी कुछ नहीं है, हायर चार्जेस 9 रुपीज करके कंपनी का लगेगा, यानी 15.16 हो रहा है, ठीक है, 15.16। अच्छा, तो मुझे बताओ कि कंपनी को कौन सा जो है ऑप्शन लेना चाहिए जो सबसे सस्ता है। कंपनी का इतना 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 खर्चा हो जाएगा तीनों ऑप्शंस के लिए, तो कंपनी के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे जो है सस्ता है? अरे यहाँ से देख के नहीं बता सकते कौन सा सस्ता है? 10.06। 10.06। हाँ, तो इसको रैंक में क्या देंगे? इसको रैंक में हम लोग 1 देंगे। ये कंपनी का फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए कि हम लोग इम्प्लॉय को बोलेंगे कि अपना कार ले लो, 10 रुपया करके दे देंगे, इंश्योरेंस खर्चा भर देंगे, हमारे लिए सबसे सस्ता होगा। ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 2 कौन सा होगा? जो उससे थोड़ा सा कम सस्ता है लेकिन बाकी दोनों में सस्ता है। बोलो सेकेंड ऑप्शन कौन सा होगा? रैंकिंग देने बोला था, बेस्ट ये है, फिर सेकंड बेस्ट कौन सा है? 11.62। हाँ, और ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये रैंकिंग भी दे दिया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ 20,000 किलोमीटर। तो 20,000 किलोमीटर जाने का कितना खर्चा होगा वो भी निकाल सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 किलोमीटर का 11.62, तो 20,000 का कितना होगा? पहले ये लिखा हुआ है कैलकुलेटर पे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3,03,200 रुपीज 10.06 इंटू 20,000, तो ये हो गया 2,01,200, 11.62 इंटू 20,000, तो ये हम लोग का हो गया 2,32,400, ठीक है। तो इतना खर्चा हो गया। तो देखो यहाँ पर सस्ता पता चल रहा है, सबसे सस्ता यही वाला है, 2,12,100। अब सॉरी 2,01,200। अब हम लोग को लिखना पड़ेगा इसमें द सेकेंड ऑल्टरनेटिव, that is use of own car by the executive and reimbursement of expenses
reimbursement of expenses by the company is the best alternative from company's point of view, ठीक है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे सस्ता पड़ रहा है कंपनी का सेकंड ऑप्शन, तो कंपनी ये वाले ऑप्शन के लिए जा सकती है, मतलब कंपनी को यही वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो उनके लिए सस्ता होगा, ठीक है। तो देखो ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन किया है तो तुम लोग को लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। तुम लोग को पढ़ के देखना है, कंपनी ने 3 ऑप्शन दिया था, ठीक है, 3 ऑप्शन में कंपनी का क्या खर्चा आ रहा है वो देखना है, जो खर्चा कंपनी को देना पड़ेगा। तो कंपनी जब बोल रही है खुद का कार लेगी तो सारे खर्चे खुद देगी, ये देखो इसी लाइन पे बोला हुआ था, ओन फ्लीट ऑफ कार, परचेज एंड मेंटेन इट्स ओन फ्लीट ऑफ कार। अगर कार को मेंटेन करेगी तो कार रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है सारा देगी, तो इसीलिए देखो ये वाले कॉलम में हमारा सारा खर्चा एडेड है, चाहे तुम लोग डेप्रिसिएशन देख लो, चाहे इंश्योरेंस देख लो, चाहे टैक्स देख लो, या फिर पेट्रोल, टायर, रिपेयर, मेंटेनेंस। हाँ, रिम्बर्समेंट का यहाँ पर कैसे आएगा, रिम्बर्समेंट का मतलब तो कंपनी जब कुछ बोल रही है कि हम लोग रिम्बर्स करेंगे, इसीलिए यहाँ नहीं आए हायर चार्जेस, बाकी सब खर्चा यहाँ पर आ रहा है। क्यों आएगा, बिकॉज कंपनी का खुद का कार है, कंपनी बोल रही है सारा खर्चा हम बेयर करेंगे, ऐसा बोलिए तो सब खर्चा आएगा। अच्छा, जब इंप्लॉय अपना गाड़ी यूज करेगा तब क्या होगा, जब इंप्लॉय अपना गाड़ी यूज करेगा तो कंपनी ने 2 ही खर्चा देने का बात किया था, एक तो 10 रुपीज करके रिम्बर्समेंट और एक इंश्योरेंस का खर्चा। तो देखो सिर्फ इंश्योरेंस लिखा और यहाँ पर 10 रुपीज लिखा और कुछ नहीं। फिर उसके बाद कंपनी ने और एक ऑप्शन भी रख रखा था कि अगर हायर में गाड़ी ले लेते हैं तो क्या होगा, तो कंपनी ने तब सोचा था हायर चार्जेस तो मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी भाड़े पे हम ले रहे हैं तो मुझे ही भाड़ा देना पड़ेगा, कार अगर हायर हम कर रहे हैं तो हायर चार्जेस मुझे देना है। और साथ ही साथ यहाँ डिक्लेयर किया था कि पेट्रोल, टैक्स, टायर का खर्चा हम देंगे, तो पेट्रोल का खर्चा, टायर का खर्चा और इधर टैक्स का खर्चा, ठीक है। बाकी खर्चा नहीं देने का बात किया है कंपनी ने, तो देना भी नहीं पड़ेगा। और वैसे भी लॉजिकली सोच के देखो कि जो हायर एजेंसी है उसका गाड़ी है तो डिप्रिसिएशन वही चार्ज करेगा, इंश्योरेंस भी उसी को देना पड़ेगा, ऐसा कंपनी के साथ डील हो गया है। अगर कंपनी बोलता कि इंश्योरेंस भी हम देंगे तो हमें वो दिखाना पड़ता, अगर कंपनी बोलेगा डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, जो बोलेगा नहीं नॉर्मली, क्योंकि डिप्रिसिएशन वही चार्ज करेगा जिसका एसेट है, ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से करना है, फिर टोटल करके देखना है, जो सबसे चीपेस्ट होगा वही वाला कंपनी अवेल करेगा, क्योंकि कंपनी को तो अपना खर्चा कम करना है, बढ़ाना थोड़ी है। अच्छा, अब देखो ये 4th नंबर वाला, ये एकदम छोटा सा एक क्वेश्चन है, ये करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन करेंगे। 4th नंबर वाला काफी छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी एक बार कर भी चुके हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू द ईयर 2021 प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, ठीक है, ये ऑलरेडी एक बार हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, थर्मल पावर स्टेशन का बोला है, चंबल थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या करने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ चंबल थर्मल पावर स्टेशन, पर्टिकुलर्स, यहाँ रुपीस लिखते हैं, देखते हैं पर एनम है कि पर मंथ है। यहाँ पर बोल रहा है टोटल यूनिट्स जनरेटेड, बोल रहा है यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये ईयरली डेटा है, ठीक है, पहले तो वो चेक करना पड़ेगा ईयरली है कि नहीं। हम लोग को कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कॉस्ट हम लोग बताएंगे पर किलोवाट आवर पे, जो कि चंबल थर्मल पावर स्टेशन में हो रहा है इसका काम, ठीक है। तो टोटल यूनिट जनरेट हुआ है इतना किलोवाट आवर 1 ईयर में, ऑपरेटिंग लेबर का खर्चा होता है इतना, रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा होता है ईयरली इतना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं,
लुब्रिकेंट, स्पेयर्स एंड स्टोर्स का खर्चा, प्लांट सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कितना कोल कंजम्पशन होता है वो भी बता दिया है, डेप्रिसिएशन बताया है कि कैपिटल एसेट पे कितना होगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, डेटा सिर्फ अलग है। हम लोगों ने जैसा क्वेश्चन एक किया था इग्नस पावर जनरेशन कोई कंपनी था उसका, तो हम लोग का पर एनम का डेटा है, ठीक है। तो हम लोग एक्सपेंसेस को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग फिक्स्ड वेरिएबल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिक्स्ड या स्टैंडिंग लिख सकते हो। फिक्स्ड कॉस्ट लिख दिया है मैंने, फिक्स्ड कॉस्ट भी लिखा जा सकता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, ये प्लांट सुपरविजन आ जाएगा, नीचे ये दिख गया तो ये पहले लिख देते हैं। सुपरवाइजर को हम लोग सैलरी देते हैं तो ये फिक्स्ड होगा, प्लांट सुपरविजन 3 लाख। अच्छा, इसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ भी सैलरीड पर्सन होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है ये भी हम लोग का फिक्स्ड होगा 20 लाख, ठीक है, 20 लाख हो गया। अच्छा, इसके बाद ये लुब्रिकेंट्स और स्पेयर जो है ये हम लोग का हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल। लुब्रिकेंट्स, स्पेयर्स, स्टोर्स, ये मैंने बताया भी था तुम लोग को लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, लास्ट या उसके पहले वाले, मुझे याद नहीं आ रहा है। लुब्रिकेंट, स्पेयर पार्ट्स और स्टोर्स का यूज हमेशा नहीं होता है, जब जरूरत होता है तब होता है। जितना मशीन चलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना स्पेयर पार्ट, स्टोर्स वगैरह का यूज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कोल का दिया है, तो कोल भी रॉ मेटेरियल है, मैंने इसका भी बताया था तुम लोग को। कोल का जो यूज है वो भी हम लोग का वेरिएबल होगा, ठीक है, क्योंकि कोयला उतना ही यूज करना पड़ेगा जितना हमारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का काम होगा, मतलब प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मशीन चले या ना चले कोल का खर्चा होगा। तो कोल का कंजम्पशन बताया है, 5 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 1 kg कोल का यूज होता है। तो हम लोग 5 किलोवाट आवर अगर बिजली प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो 1 किलो कोल का यूज करेंगे, तो 1 किलोवाट आवर के लिए इतना कोल का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया था कितना किलोवाट, 10 लाख किलोवाट आवर पूरे ईयर में जो है प्रोडक्शन हुआ है, तो उतना हम लोग का कोल कंजम्पशन होगा। और कोल का कॉस्ट है 4.25 पर केजी, ठीक है। तो पहले हम लोग कोल कंजम्पशन निकाल लेते हैं कितना होगा। कोल का कॉस्ट हम यहाँ पर लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5 किलो इंटू 10 लाख किलोवाट आवर, ये हो गया टोटल जितना कोल का जरूरत होगा। 2 लाख कोल का जरूरत होगा, 2 लाख किलो कोल का जरूरत होगा। और 1 किलो का प्राइस है 4.25, तो 2 लाख का कितना होगा, मल्टीप्लाई करो तो ₹2.45 पर केजी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.25 इंटू 2 लाख हो रहा है 8.5, मतलब 8,50,000। देखो समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अगर 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं, 1 किलो कोल का जरूरत होता है, तो अगर पूरे ईयर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है 10 लाख किलोवाट, ये देखो यहाँ दिया था ना 10 लाख किलोवाट, तो कितना कोल का यूज होगा, इंटू 10 लाख किलोवाट आवर कर दो, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 2 लाख केजी कोल का जरूरत होगा। ये केजी है, ये किलोवाट आवर कैंसिल हो गया, तो 2 लाख केजी कोल का जरूरत होगा। 1 केजी कोल का प्राइस है 4.25, तो 2 लाख का कितना होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा यानी मल्टीप्लीकेशन, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कोल के बाद देखते हैं क्या है, यहाँ पर है ऑपरेटिंग लेबर। तो ऑपरेटिंग लेबर हम लोग यहाँ पर देंगे फिक्स्ड में, ठीक है। ये देखो ऑपरेटिंग लेबर, ये फिक्स्ड में आ भी सकता है, इसका भी मैंने बताया था। देखो यहाँ पर मैं क्लियरली कुछ नहीं बोला है, हम लोग फिक्स्ड वेरिएबल किसी भी एक में यहाँ दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बोला है ऑपरेटिंग लेबर। इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं, मैंने लास्ट दिन भी बोला था। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि ऑपरेटिंग लेबर है, मतलब जिस दिन काम होगा उसी दिन लेबर जो है आएंगे, काम होगा। अगर छुट्टी रहेगा, बाई चांस अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम बंद है, तो उन लेबर को पेमेंट करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि लेबर को नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर डे टू डे बेसिस पे दे रहे हैं तो हम लोग का वेरिएबल होगा, और अगर हम लोग सैलरी देते हैं तो फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ क्योंकि कंफ्यूजन है, बोला नहीं है क्लियरली हमें कि सैलरी दे रहे हैं लेबर को या फिर जो है डे टू डे बेसिस पे दे रहे हैं, तो तुम लोग चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 लाख। अच्छा, इसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को हम लोग
यहाँ पर वेरिएबल में दे देते हैं। रिपेयर्स मेंटेनेंस को अलग से हेड तब करना पड़ता है जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का सम्स करते हैं। अगर हम लोग बाकी किसी और केस में देखेंगे रिपेयर्स मेंटेनेंस, तो उसे हम लोग वेरिएबल में दे सकते हैं, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था जैसे एक गाड़ी कितना रिपेयर्स मेंटेनेंस मांगेगा या एक फैक्ट्री में मशीन कितना रिपेयर्स मेंटेनेंस का नीड होगा, वो डिपेंड करता है वो कितना यूज हो रहा है, यानी उसका वेरिएबिलिटी के ऊपर कि यूज के ऊपर। यूज तभी होगा ना जब प्रोडक्शन होगा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो रिपेयर्स मेंटेनेंस भी ज्यादा नीड होगा, अगर कम होगा तो कम नीड होगा। ठीक है, तो रिपेयर्स मेंटेनेंस को भी मैंने इसीलिए वेरिएबल में दिया, इसीलिए मैंने ना यहाँ पर रनिंग नहीं लिखा है, वो गाड़ी के केस में होता है, चाहे बस हो चाहे कुछ और हो। मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिखा है, रिपेयर मेंटेनेंस ये लैंग्वेज यूज नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का हो गया टोटल। और अच्छा, डेप्रीशिएशन वो लगाया नहीं मैंने, वो लगा लेते हैं। डेप्रीशिएशन हमें बोला है 2 करोड़ पे 5% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड होगा डेप्रीशिएशन, क्योंकि मशीन पे डेप्रीशिएशन लगता ही जाएगा, चाहे हम लोग उसे यूज करें या ना करें। मतलब मशीन को चलाओगे तो भी डेप्रीशिएशन होगा, नहीं चलाओगे तो भी होगा। 2 करोड़ पे 5% यानी कि 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल करते हैं। 10 और 15, 25, 25 और 3, 28, 28 और 20, मतलब ये हो गया 28 और 20, 48 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, 48। अच्छा, इधर हो जाएगा हम लोग का 4 लाख, 5 लाख, 9 लाख, 9 और 8, 17,50,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट लिखेंगे, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों मिला के यहाँ पर हो गया 48 और 17.5, 65.5, मतलब 65,50,000 टोटल कॉस्ट। इतना हो गया पावर जनरेशन करने का 1 ईयर का। हम लोग को कैलकुलेट करने बोला था कि कॉस्ट स्टेटमेंट बना के दिखाओ। ये देखो, हमें बोला था प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट, वो तो बन गया। अब हम लोग यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करते हैं, पर यूनिट भी निकालते हैं। तो कॉस्ट पर किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कॉस्ट कितना होगा। तो ये जो कॉस्ट लगा है ये 10 लाख किलोवाट आवर पूरे 1 ईयर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए लगा है। तो 1 ईयर में ये 1 ईयर का खर्चा है, ये 1 ईयर का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट है। तो अगर हम लोग इसको 10 लाख से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा हम लोग का 6.55 पर किलोवाट आवर, मतलब पूरे 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का खर्चा होगा 6.55 रुपीज। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, बस यहाँ पर नाम और डेटा अलग दे दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, ये 4th वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बच रहा है वो हम बता देते, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन एक बार देख लो। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और एक इलास्ट्रेशन 11 बचा है और कुछ नहीं। यहाँ पर लिखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और इलास्ट्रेशन 11, ये दोनों हमें करना है। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।